सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 81। झेंग यान ने मूल रूप से केवल उस जगह की जांच करने की योजना बनाई थी जहां उन्हें पहले एक देवदूत ने लूटा था, लेकिन उसने वहां वास्तव में लूटने वाले देवदूत से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ एक संदेश देने आए हो? बोलो, फिर तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तियानशिन ने झेंग यान को एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ देखा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। मैं एक देवदूत की उपस्थिति में मान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, भगवान? झेंग यान ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा। चिंता मत करो, अगर तुम मेरा मार्गदर्शन करते हो तो हम दोस्त हैं, और दोस्त स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं और धन और सम्मान में साझा करते हैं। बोलो, तुम्हारी शर्तें क्या हैं, या बल्कि तुम क्या चाहते हो? तियानशिन के चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। मैं बिना किसी अन्य अनुरोध के केवल देवदूत भगवान से दोस्ती करना चाहता हूँ। यदि देवदूत प्रभु बहुत अधिक फसल काटता है और उसे पूरा नहीं उठा पाता है, तो मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा यदि आप बचे हुए हिस्से को मुझे दे दें, झेंग यान ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे आप जैसे लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। निश्चिंत रहें कि यदि आप जो कहते हैं वह सच है, तो आपको निश्चित रूप से पुरस्कारों की कमी नहीं होगी, तियानशिन ने वादा किया। तो मैं बहुत आभारी हूँ, झेंग यान ने चापलूसी के भाव के साथ जवाब दिया और आगे कहा, देवदूत प्रभु, हम हमेशा के लिए दोस्त रह सकते हैं, है न? बेशक। उस स्थिति में मैं देवदूत प्रभु से विनती करता हूं कि हमारे रिश्ते को उजागर न करें, अन्यथा मैं आपको अब और जानकारी नहीं दे पाऊंगा जो हमारी दीर्घकालिक मित्रता के साथ विश्वासघात होगा, झेंग यान ने कहा। हा, तियानशिन दिल खोलकर हंसा। आराम से रहो, तुम पहले अपने आप चले जाओ और मैं चुपके से पीछे आ जाऊंगा। एक बार जब हम पहुंच जाएं, तो बस मुझे संकेत दें और किसी और चीज की चिंता न करें। आपके उपकार के लिए धन्यवाद देवदूत प्रभु। इस जीवन में और अगले जीवन में मैं आपका मित्र हूँ, झेंग यान ने कमर झुकाते हुए और जमीन को छूने तक गहराई से झुकते हुए कहा। झेंग यान ने सोचा कि उसने अपनी गलतियों को पूरी तरह से छिपा लिया है, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके घृणित व्यवहार को दुनिया भर के लोगों ने पहले ही तिरस्कृत कर दिया है। जानकारी की कमी के कारण झेंग यान वर्तमान स्थिति का उतना सटीक अनुमान नहीं लगा सका जितना लिन शेन लगा सकता था। उसने मान लिया कि तथाकथित पर्यवेक्षक निश्चित रूप से एलियन होंगे। अगर बाहरी लोग देख लें कि वह क्या कर रहा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने कभी नहीं सोचा था कि रियल किंग कल्टीवेशन डिवाइस गलती से गिर गई थी और वास्तव में कोई ऑब्जर्वर नहीं बचा था। बेशक लिन शेन ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनकी तस्वीरें दुनिया भर में प्रसारित की जाएंगी। झेंग यान ने तो इस पर विचार भी नहीं किया होगा। झेंग यान को यह भी संदेह था कि कथित ऑब्जर्वर कोई और नहीं बल्कि यह एंजल था। एंजल के साथ सौदा करना ऑब्जर्वर के साथ सौदा करने जैसा था। झेंग यान ने अच्छी तरह से गणना की थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसका घिनौना चेहरा पहले ही दुनिया भर के अनगिनत लोगों ने देखा था और लू परिवार की उसकी हरकतों पर प्रतिक्रिया बेहद नाराजगी भरी थी। झेंग यान ने अपनी योजना के इतनी आसानी से सफल होने की उम्मीद नहीं की थी। शुरू में उसने लू किंग और अन्य लोगों को सचेत किए बिना एंजल को अकेले ही लिन शेन को लूटने के लिए फुसलाने के बारे में सोचा था। लेकिन अब जब उसने एंजल के साथ पहले ही व्यवस्था कर ली थी, तो उसने सोचा कि अगर वह अकेले लौटेगा तो लोगों को कुछ संदेह हो सकता है, इसलिए लू किंग और अन्य लोगों के साथ वापस जाने का बहाना बनाना बेहतर था। वह लुटेरे एंजल को उनके पास ले जाने के संदेह से बच सकता था और लू किंग को लूटे जाने से लिन शेन की परेशानी को भी देखने का मौका दे सकता था। ये सोचकर झेंग यान ने तियानशिन के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर खुद ही चला गया। जैसे ही वह उस क्षेत्र के पास पहुंचा जहां लू किंग और अन्य लोग शिकार कर रहे थे, झेंग यान ने घबराए होने का नाटक किया और धीमी आवाज में कहा, लू किंग, हमें जल्दी से यह जगह छोड़ देनी चाहिए। पास में एक बहुत ही भयानक बेस वेरिएंट प्राणी है, और अगर हम उसे चौंका देते हैं तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जू त्यानगे और लू किंग के जाने के बाद लिन शेन और वेई वुफू आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी भूख लगने पर लिन शेन ने म्यूटेंसी डैमन गॉड जनरल बेस म्यूटेशन फ्लूइड युक्त पानी की थैली निकाली और 2 घूंट पी लिए। भूख मिटाने के लिए साधारण बेस म्यूटेशन फ्लूइड ही काफ़ी होगा। तार्किक रूप से लिन शेन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए म्यूटेटेड बेस म्यूटेशन फ्लूइड का बहुत अधिक उपयोग नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से लिन शेन की आदत थी, जब भी वह खाता था तो हमेशा सबसे अच्छी चीज़ों से शुरू करता था। जो भी अच्छा लगता था वह पहले खाता था, जो भी उसे पसंद होता था वह पहले खाता था। इस आदत के कारण जब वह छोटा था तो उसे अपनी बड़ी बहन ने डांटा था। उस समय लिन शेन ने अपनी बहन को एक उदाहरण दिया था और उसके बाद उसने कभी भी इस आदत के लिए उसकी आलोचना नहीं की। लिन शेन ने जो कहानी सुनाई वह वास्तव में काफ़ी साधारण थी। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में थी जो सेब खरीदने के बाद हमेशा कुछ दोषों वाले सेब पहले खाता था। नतीजतन जो अच्छे सेब बच जाते थे वे बहुत लंबे समय तक संग्रहित रहते थे और कुछ समय बाद उनमें से कुछ खराब होने लगते थे।
इसलिए बूढ़े व्यक्ति को केवल दोषपूर्ण सेब खाने को मिले और उसे कभी भी सबसे अच्छे और ताजे सेब का स्वाद नहीं मिला। बेशक उदाहरण लिन शेन की वर्तमान स्थिति से अलग था, लेकिन इसने उसे सबसे अच्छा बेस म्यूटेशन द्रव पीने से नहीं रोका। बेस म्यूटेशन फ्लूइड के 2 घूंट पीने के बाद लिन शेन को तुरंत ऐसा लगा जैसे 2 आग के गोले उसके गले से होते हुए उसके पेट में चले गए हों और फिर उसके पूरे शरीर में फैल गए हों। लिन शेन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई भट्टी जल रही हो। उसके पसीने ने एक पल में उसके कपड़ों को भिगो दिया। वह सिर्फ स्टील लेवल पर था और म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस म्यूटेशन फ्लूइड में मौजूद ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह इसे शायद ही सहन कर सके। सौभाग्य से एवोल्यूशन थ्योरी ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। म्यूटेटेड बेस म्यूटेशन फ्लूइड से ऊर्जा का उपयोग करके लगातार उसके शरीर को परिष्कृत किया, उसे मजबूत और उत्परिवर्तित किया जब तक कि वह जल्द ही झुलसने वाली सनसनी के अनुकूल होने में सक्षम नहीं हो गया। उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान सामान्य बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित करना। बेस म्यूटेशन दर जोड़ 1। उसकी घड़ी पर कंपन करने वाले संदेश ने लिन शेन को कुछ पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि उसे अपना बेस म्यूटेशन फ्लूइड बढ़ाने के लिए सुपर बेस प्राणी खोजने की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। उसने अपनी घड़ी पर जानकारी जांची और वास्तव में उसका बेस म्यूटेशन रेट 1% हो गया था। मैंने पहले भी म्यूटेटेड बेस म्यूटेशन फ्लूइड का इस्तेमाल किया है, तो फिर मेरा बेस म्यूटेशन रेट क्यों नहीं बढ़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पर्याप्त उच्च स्तर पर नहीं था और मुझे म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस म्यूटेशन फ्लूइड की आवश्यकता थी? लिन शेन को इस बात का पता नहीं चल पाया। बेस म्यूटेशन रेट में वृद्धि आखिरकार एक अच्छी बात थी, इसलिए लिन शेन ने म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के बेस म्यूटेशन फ्लूइड को मुंह भर पीना जारी रखा। शुरू में उसका बेस म्यूटेशन रेट कुछ हद तक बढ़ा, लेकिन बेस म्यूटेशन फ्लूइड में वृद्धि धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार जब उसने जो बेस म्यूटेशन फ्लूइड पिया उससे उसके शरीर में जलन नहीं हुई, तो उसने उसके बेस म्यूटेशन रेट को बढ़ाना पूरी तरह से बंद कर दिया। लिन शेन ने जांच की और पाया कि उसका बेस म्यूटेशन रेट 5% तक पहुंच गया था और बचा हुआ म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल बेस म्यूटेशन फ्लूइड 10वें हिस्से से भी कम था। लिन शेन ने बाकी को निगलने का फैसला किया, लेकिन फिर भी उसका बेस म्यूटेशन रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। क्या ये हो सकता है कि मेरा बेस म्यूटेशन रेट इसलिए बढ़ पाया क्योंकि यह एवोल्यूशन थ्योरी के प्रभावों से जुड़ा हुआ है? अन्यथा एवोल्यूशन थ्योरी के काम करना बंद करने के बाद मेरा बेस म्यूटेशन रेट क्यों बढ़ना बंद हो गया? लिन शेन ने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कुछ गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन बेस म्यूटेशन फ्लूइड निकाला। ये संभवतः इसलिए था क्योंकि गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन बेस म्यूटेशन फ्लूइड म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के बेस म्यूटेशन फ्लूइड के समान ही विशेषता थी, जो अब लिन शेन के शरीर को एवोल्यूशन थ्योरी को सक्रिय करने के लिए उत्तेजित करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। लिन शेन को तब पॉइजन मशरूम बीस्ट बेस म्यूटेशन फ्लूइड याद आया जिसे उसने पहले इकट्ठा किया था। उसे नहीं पता था कि यह उत्परिवर्तित था या नहीं, लेकिन उसने पहले इसे पीने की कोशिश करने का फैसला किया। लिन शेन ने जहर मशरूम जानवर के बेस म्यूटेशन द्रव को बाहर निकाला और सीधे एक बड़ा घूंट निगल लिया। उसने पहले से ही जहर मशरूम के बेस म्यूटेशन द्रव के लिए एक निश्चित प्रतिरोध विकसित कर लिया था, लेकिन इससे पहले वह केवल कुछ के साथ त्वचा के संपर्क में आया था और इसे सीधे इस तरह से निगला नहीं था। इस घूंट ने वास्तव में कुछ प्रतिक्रिया को उकसाया। लिन शेन ने अपने शरीर में खुजली महसूस की और अपनी आंखों के सामने नग्न छोटी परियों को उड़ते देखा। विकास सिद्धांत एक बार फिर सक्रिय हो गया, लगातार काम कर रहा था। जल्द ही मतिभ्रम और खुजली दूर हो रही थी, लेकिन उसकी घड़ी ने संकेत दिया। उत्परिवर्तित जहर मशरूम जानवर बेस म्यूटेशन द्रव को अवशोषित किया। बेस म्यूटेशन दर जोड़ 0। असंतुष्ट लिन शेन ने जहर मशरूम बेस म्यूटेशन द्रव पीना जारी रखा, जिससे उसके शरीर में विषाक्तता के लक्षण बढ़ गए। अंत में जब वह उत्परिवर्तित जहर मशरूम जानवर के आधार उत्परिवर्तन द्रव को समाप्त करने वाला था, तो उसकी घड़ी ने उसे सूचित किया कि उसकी आधार उत्परिवर्तन दर जोड़ 1 से बढ़कर 6% तक पहुंच गई है। तब तक लिन शेन को मोटे तौर पर समझ आ गया था। ऐसा लग रहा था कि न केवल उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस उसकी आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ा सकता है, बल्कि संभवतः किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव भी ऐसा कर सकता है, जब तक कि वे अलग अलग प्रकार के हों। एक ही प्रकार का आधार उत्परिवर्तन द्रव बार बार उपयोग किए जाने के बाद आधार उत्परिवर्तन दर को और नहीं बढ़ाएगा। इसकी कुंजी विकास सिद्धांत में निहित है। विकास सिद्धांत के बिना उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव का उपयोग करने से आधार उत्परिवर्तन दर में वृद्धि नहीं होगी। यही मुख्य बिंदु था। इस खोज के साथ लिन शेन बहुत उत्साहित थे। वह अंततः अपनी आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ा सकता था और मिश्र धातु स्तर तक उसकी उन्नति पहुंच के भीतर थी। हालांकि यह थोड़ा अधिक कठिन था, क्योंकि उसे अपनी आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव को खोजने की आवश्यकता थी। फिर भी यह कोई प्रगति न होने से बेहतर था। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर लिन शेन ने अनुमान लगाया कि उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव का स्तर जितना अधिक होगा, उतना ही यह आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ाएगा।
उदाहरण के लिए, एक उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल अपनी दर को 5 अंकों तक बढ़ा सकता है, जबकि एक उत्परिवर्ती जहर मशरूम केवल 1 अंक तक। इस तर्क के अनुसार, यदि वह 19 और प्रकार के उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित जीव पा सकता है, तो वह 100% आधार उत्परिवर्तन दर तक पहुंचने में सक्षम होगा। यदि यह उत्परिवर्ती स्टील जीव होते तो उसे 94 विभिन्न प्रजातियों की आवश्यकता होती। इसे ध्यान में रखते हुए, ये वास्तव में आसान नहीं था। ये निश्चित रूप से घर पर प्राप्त करने योग्य नहीं था, लेकिन इस ग्रह पर यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। क्या मुझे उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद भी यहाँ रहना जारी रखना चाहिए? लिन शेन ने इस मुद्दे पर विचार किया। यदि वह नहीं रुकता तो उसके लिए बाहर आगे बढ़ना कठिन होगा, लेकिन उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित जीवों को रोकना और उन्हें मारना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। उसके हाथ में बहुत सारे ट्रम्प कार्ड नहीं थे। एंजल रिवॉल्वर 1 के रूप में गिना जाता था, फिजाइक फैटी 1 और के रूप में, और यदि डेथ पाउडर अपना विकास पूरा कर सकता है तो ये भी 1 के रूप में गिना जाएगा। समस्या ये थी कि ये 3 तुरुप के पत्ते ऐसे नहीं थे जो स्थिर आउटपुट दे सकें। एंजल रिवॉल्वर को काम करने के लिए उच्च स्तरीय कैप्सूल की आवश्यकता थी, जो लिन शेन के पास वर्तमान में नहीं था। उसके पास डेथ पाउडर से बनी केवल 1 गोली थी। यह अनिश्चित था कि फिजाई वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। यदि यह शक्तिशाली नहीं थी तो यह ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को कैसे दबा सकती थी? फिर भी यदि यह शक्तिशाली थी तो इसने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को क्यों नहीं मारा? इसके अलावा, हालांकि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट बुद्धिमान और सक्षम था, फिर भी ये केवल एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु था। इसकी बुद्धिमत्ता और अधीनस्थों की भीड़ इसकी सबसे मजबूत विशेषताएं थीं, न कि इसका स्तर। उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणियों के खिलाफ फिजाई की वास्तविक प्रभावशीलता अज्ञात रही। ये भी स्पष्ट नहीं था कि डेथ पाउडर अपना विकास कब पूरा करेगा। अभी के लिए इसका उपयोग केवल 1 गोली के रूप में किया जा सकता है। वास्तव में, लिन शेन के पास एक और तुरुप का पत्ता था, लेकिन इसके लिए बहुत सारी मौतें जरूरी थीं और वह इस पर निर्भर नहीं था। जब लिन शेन इस पर विचार कर रहा था तो उसने अचानक वेई वुफू को अपने पास आते देखा। वेई के मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे गहरी भावना से देखा। वेई, तुम क्या कर रहे हो? लिन शेन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पेड़ का तना उसके ठीक पीछे था, जिससे उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आहत भावनाएं, बेहोशी, बेकार, खुश हो जाओ, मर्द बनो, तभी उसका दिल बदलेगा, वेई ने ऐसे कहा जैसे वह पहले से ज्यादा मुखर था। लिन शेन को तुरंत एहसास हुआ कि वेई ने उसके और लूकिंग के बीच कुछ महसूस किया था, और उसने गलती से सोचा कि वह अभी भी लूकिंग पर लटका हुआ है, खुद को सुन्न करने के लिए जहर मशरूम जानवर के बेस म्यूटेशन फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहा है। भाई, मैं समझ गया, क्या तुम मुझे पहले जाने दोगे? लिन शेन ने एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ कहा। यह कठिन है, लेकिन ब्लेड तकनीक का अभ्यास करना यह उपयोगी है। वेई वुफू ने लिन शेन को छोड़ दिया और उसे अपना मिश्र धातु ब्लेड सौंप दिया, एक दृढ़ भाव के साथ कहा। लिन शेन वास्तव में इसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन वेई वुफू के व्यवहार को देखकर उसने फिर भी ब्लेड ले लिया। वेई वुफू के लिए आराम की पेशकश करना दुर्लभ था। लिन शेन को लगा कि अगर वह सहयोग नहीं करता है तो यह वेई वुफू के लिए अनुचित लगेगा। लिन शेन के ब्लेड लेने के बाद वेई वुफू ने उसे ब्लेड तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू किया। वेई वुफू की ब्लेड तकनीक वाकई बहुत शक्तिशाली थी, सिर्फ प्रदर्शन ने ही लिन शेन को चकित कर दिया। ब्लेड तकनीक और चाल में इतने सारे बदलाव और जटिलताएं थीं कि लिन शेन, जिनकी याददाश्त औसत थी, पहले वाले को याद रखते हुए बाद के मूव को भूल जाते थे, और इसके विपरीत उन्हें याद रखने के लिए उन्हें कई बार अभ्यास करना पड़ा। वेई, क्या कोई सरल ब्लेड तकनीक नहीं है? लिन शेन ने आह भरी, उसे वाकई हार मानने का मन कर रहा था। सरल है, एक दिन इसे सीखो, वेई वुफू ने कहा। यह सुनकर लिन शेन को सीखने की इच्छा और भी कम हो गई। तुम्हारी बहन, इसे एक दिन में सीखो। मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूं और मुझे अभी भी सभी बदलाव याद नहीं हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना वाकई पागलपन है। वेई, क्या तुम्हें ब्लेड का अभ्यास करने का यह तरीका थकाऊ और उबाऊ नहीं लगता? लिन शेन ने ब्लेड को एक तरफ रख दिया और झुंझलाहट के साथ बैठ गया। नहीं, ये दिलचस्प है, वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम सामान्य नहीं हो। इस तरह के नीरस अभ्यास का तुम्हारे लिए दिलचस्प होना भी काफ़ी अपेक्षित है। लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, इस तरह का अभ्यास मेरे लिए बहुत उबाऊ है और यह व्यर्थ है। भले ही मैंने इसे सीख लिया हो, मैं अभ्यास जारी नहीं रख पाऊंगा। अभ्यास के बिना मैं इसे पूर्ण नहीं कर सकता, और अपूर्णता दोषों की ओर ले जाती है। दोष किसी के लिए मुझे मारना आसान बनाते हैं। मुद्दे पर आओ, वेई वुफू ने लिन शेन को बीच में टोकते हुए कहा। क्या तुमने कभी मुझे किसी अलग तरीके से सिखाने के बारे में सोचा है? लिन शेन ने आंखें मूंदकर प्रस्ताव रखा। बदलाव, तरीका? वेई वुफू ने हैरान होकर पूछा। देखो, उदाहरण के लिए,
लिन शेन उत्साहित हो गया, खड़ा हो गया और दोनों हाथों से वेई वुफू के बगल में रखे भारी सुनहरे क्रिस्टल के त्रिशूल को उठाया और एक बड़े पेड़ के पास चला गया। फिर त्रिशूल का उपयोग करते हुए उसने पेड़ पर एक के बाद एक वृत्त उकेरे, बड़े वृत्त छोटे वृत्तों को समाहित करते हुए, बिल्कुल पेड़ के छल्लों की तरह। बहुत मेहनत से कई वृत्त बनाने के बाद लिनशेन संतुष्टि के साथ पीछे हट गया और फिर मिश्र धातु के ब्लेड के मूठ को पकड़कर उसने अपने द्वारा बनाए गए वृत्तों पर निशाना साधा और ब्लेड को जोर से फेंका। मिश्र धातु का ब्लेड पेड़ के तने में एक वृत्त के ठीक अंदर फंस गया। देखो, सबसे बड़ा बाहरी घेरा 1 अंक के बराबर है, फिर यहाँ ये छोटा हिस्सा 2 अंक के बराबर है, 3 अंक के बराबर, 4 अंक के बराबर और बीच का हिस्सा 10 अंक के बराबर है, लिन शेन ने किनारे पर समझाया। लिन शेन के वीडियो फीड को देखने वाले लोग दंग रह गए। ये ब्लेड अभ्यास नहीं था जो लिन शेन कर रहे थे, ये डार्ट्स के खेल की तरह था। भले ही वेई वुफू ने केवल कुछ ब्लेड तकनीकों का प्रदर्शन किया था, लेकिन थोड़ी समझ रखने वाले लोग बता सकते थे कि उनकी दक्षता एक मास्टर के स्तर तक पहुंच गई होगी। ऐसे अनगिनत लोग थे जो वेई वुफू से सीखना चाहते थे लेकिन नहीं सीख पाए, और उनसे कुछ संकेत भी अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होते। और यहाँ लिन शेन थे, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसे गुरु द्वारा सिखाया जा रहा था, फिर भी वे सीखने के लिए अनिच्छुक थे, शिकायत कर रहे थे कि यह बहुत परेशानी भरा था, और यहाँ तक कि चाकू फेंकने का कोई खेल भी बना रहे थे। ये व्यवहारिक रूप से ब्लेड तकनीक के मास्टर वेई वुफू का अपमान था। कई लोग केवल ये सोचकर विलाप कर सकते थे कि अमीर लोग इतने स्वेच्छाचारी हो सकते हैं और प्लेबॉय ही रहेंगे, उनके विचार की दुस्साहसता पर आश्चर्यचकित थे। ये संभव है, वेई वुफू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और वास्तव में लिन शेन के साथ सहमति में सिर हिलाया। बहुत आसान है, कोई फायदा नहीं। वेई वुफू आगे बढ़े, मिश्र धातु ब्लेड को ट्रंक से निकाला और उसे म्यान में रख लिया। उसने लिन शेन के हाथ से त्रिशूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बड़े पेड़ से ठीक एक त्रिशूल फेंकने की दूरी पर खड़ा हो गया, एक हाथ से त्रिशूल के सिरे को पकड़ लिया और अचानक तेजी से वार करना शुरू कर दिया। त्रिशूल एक मशीन गन की तरह बिजली की तेजी से आगे पीछे वार करता हुआ, एक पल में अनगिनत बार छेद करता हुआ, हर बार बिल्कुल केंद्र पर सटीक रूप से वार करता हुआ। 10 वार, 10 पॉइंट। वेई वुफू ने बात खत्म करने के बाद पीछे हटते हुए त्रिशूल को वापस लिन शेन को सौंप दिया। कुछ दिलचस्प है, लिन शेन ने त्रिशूल स्वीकार किया और फिर उस स्थान पर चले गए जहां वेई वुफू अभी खड़े थे। उनकी मुद्रा की नकल करते हुए उन्होंने एक हाथ से त्रिशूल का सिरा पकड़ लिया और अचानक अपनी ताकत लगाते हुए त्रिशूल को पेड़ पर गोलाकार लक्ष्य की ओर धकेल दिया। परिणामस्वरूप ये वार केवल 7 बिंदुओं पर लगा और ब्लेड भी नहीं घुसा। लिन शेन के 7 बिंदुओं पर वार करने का मतलब यह नहीं था कि उसके पास 7 बिंदुओं की क्षमता थी, बल्कि इसलिए कि वह ब्लेड के लैंडिंग स्पॉट को नियंत्रित नहीं कर सकता था, जो बेतरतीब ढंग से 7 बिंदु क्षेत्र को छेद देता था। लिन शेन के लिए ये त्रिशूल बहुत भारी था और इस ग्रह के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ वह दोनों हाथों से त्रिशूल को संभाल सकता था, मुश्किल से बीच को पकड़ सकता था, लेकिन इस तरह से अंत को पकड़ना उसके नियंत्रण और ताकत से थोड़ा परे था। वह वार पहले से ही ताकत के विस्फोटक रिलीज के कारण था, नियंत्रण की तो बात ही छोड़िए। क्या वह वेई वुफू की तरह लगातार 10 बार वार कर सकता है, इसकी गारंटी लिन शेन नहीं दे सकता था, इतनी गति और सटीकता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये वाकई दिलचस्प है। लिन शेन ने कुछ और बार वार करने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड कहाँ गिरे इस पर नियंत्रण नहीं कर सका। एक बार उसने बहुत ज्यादा बल लगाया और एक तरफ फिसल गया, न केवल स्को करने में विफल रहा बल्कि पेड़ को पूरी तरह से चूक गया। लिन शेन के प्रदर्शन ने बाहर मौजूद भीड़ को हंसाया। सभी ने सोचा कि लिन शेन जैसा व्यक्ति जो कठिनाई को सहन नहीं कर सकता, शायद जल्द ही हार मान लेगा और बाद में वे देखेंगे कि वह अभ्यास न करने के लिए क्या बहाना बनाता है। दरअसल लिन शेन ने त्रिशूल को एक तरफ रख दिया और अभ्यास करना बंद करके बैठ गया। उनके विचार के विपरीत उसमें धैर्य की कमी नहीं थी और वह अभ्यास नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी कलाई और हाथ इतने दुख रहे थे कि वह और अधिक प्रयास नहीं कर सकता था और अभ्यास जारी नहीं रख सकता था। हालांकि वह अब अभ्यास नहीं कर रहा था, लिन शेन ने यह नहीं कहा कि वह अब अभ्यास नहीं करेगा जैसा कि उसने पहले किया था। इसके बजाय वह अपने दिल में सोच रहा था कि वह त्रिशूल को कैसे नियंत्रित कर सकता है। अब उसके पास सबसे अधिक कमी निश्चित रूप से ताकत की थी। पर्याप्त ताकत के बिना वह त्रिशूल को स्थिर रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वेई वुफू की हरकतों और उसके बल प्रयोग के तरीके के बारे में सोचते हुए ऐसा लगता था कि त्रिशूल को नियंत्रित करना केवल ताकत पर निर्भर नहीं था, बल्कि इसमें शक्ति का चतुर उपयोग शामिल था। अपनी आंखें बंद करके लिन शेन ने बार बार वेई वुफू की हरकतों को याद किया और अधिक से अधिक यह महसूस किया कि इसमें एक चतुराई थी और ताकत ही सब कुछ नहीं थी। एवोल्यूशन थ्योरी को प्रसारित करते हुए, हर समय विचार करते हुए, एवोल्यूशन थ्योरी ने प्रभावी रूप से उसकी बाहों में दर्द को कम किया और जब उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ, लिन शेन फिर से कोशिश करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन परिणाम अभी भी असंतोषजनक था। इस बार पेड़ को मारने में उसकी सफलता दर पहले से भी कम हो गई थी। उसने कुल 5 बार चाकू मारा और उनमें से 3 पेड़ पर बिल्कुल भी नहीं लगे।
ऐसा लगता है कि मिस्टर तियान आखिरकार निष्पक्ष हैं। प्लेबॉय के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रतिभा एक जन्मजात चीज़ है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आप क्या अनुमान लगाते हैं इस बार वह कब हार मान लेंगे? ये समय आ गया है, वह बहुत जल्द हार मान लेंगे। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ, वह बाद में क्या बहाना लेकर आएगा। वास्तव में मुझे लगता है कि वेई वुफू ने जो चाल चली वह वास्तव में आसान नहीं है। अगर हम होते तो हम शायद लिन शेन जैसे ही होते। कुछ अच्छे दोस्त आकाश प्रक्षेपण देखने के लिए इकट्ठे हुए और इसमें शामिल लोगों के प्रदर्शन पर चर्चा की, जो कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लिन शेन फिर से आराम करने के लिए बैठ गया। वह पहले से भी बदतर लग रहा था क्योंकि उसने वेई वुफू की तकनीकों की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह इतना आसान नहीं था। कौशल में महारत हासिल करने से पहले उसका नियंत्रण और भी कमज़ोर हो गया। हालांकि लिन शेन का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वह वास्तव में उन चीज़ों के साथ काफ़ी धैर्यवान था जो उसे रुचिकर लगती थीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही लिन शेन इसे फिर से आजमाने वाला था, उसने दूर से एक आकृति को आते देखा। दोनों आदमी खड़े होकर देखने लगे और पहचान लिया कि वे लू किंग और लू परिवार के लोग हैं। वेई वुफू और लिन शेन दोनों को यह अजीब लगा। वे कुछ ही घंटे पहले गए थे, तो वे इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या कुछ हुआ होगा? निश्चित रूप से कुछ ही समय में लू किंग और अन्य लोग दौड़कर उनके करीब पहुंच गए। उनमें से कई सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। क्या हुआ? लिन शेन ने उनकी हालत और किसी भी घाव की कमी को देखते हुए पूछा, जो किसी हमले का संकेत नहीं था। हमने एक क्रिस्टल आधारित प्राणी का सामना किया जो दूसरी तरफ बहुत मजबूत लग रहा था। हम इसे परेशान करने से डरते थे, इसलिए हम पहले वापस आ गए, झेंग यान ने जल्दी से समझाया। बहुत मजबूत? कितना मजबूत? लिन शेन ने पूछा। झेंग यान का वर्णन उसे अजीब लगा। ये बहुत बड़ा था, झेंग यान ने सहजता से कहा। चूंकि झेंग यान का स्पष्टीकरण धुंधला था, लिन शेन और अधिक पूछताछ करना चाहता था। तभी अचानक उसने दूर से आकाश से उड़ती हुई एक आकृति देखी। यह महसूस करते हुए कि लिन शेन और वेई वुफू के हाव भाव ठीक नहीं थे, सभी ने मुड़कर देखा और तुरंत दूर आकाश में एक धुंधली आकृति देखी जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। दूरी के कारण वे आकृति की विशेषताओं को नहीं पहचान सके, लेकिन एंजल के पंखों की जोड़ी और सफ़ेद लबादे से वे पहले से ही उसकी पहचान की पुष्टि कर सकते थे। एक डाकू एंजल, किसी ने कांपते हुए पुकारा, संभवतः ऐसे डाकू एंजल द्वारा हावी होने के डर को याद करते हुए। तब तक दुनिया भर में लोग हंगामा मचा रहे थे और कई गर्म स्वभाव वाले लोग झेंग यान को उसकी बेशर्मी के लिए कोस रहे थे। खुद एक देवदूत द्वारा लूटे जाने के बाद वह दूसरों को अच्छा होते हुए नहीं देख सकता था और अपने साथियों को धोखा देने की हद तक चला गया, एक सच्चा बदमाश और अपमान। ये यूजेन ने अपने दिल को कसकर पकड़ते हुए देखा, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान थे कि तियानशिन क्या होता है, लेकिन ये यूजेन जानता था कि तियानशिन कोई देवदूत नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में सेलेस्टियल रेस का एक प्रसिद्ध सदस्य था। सेलेस्टियल क्रिस्टल बेस से पैदा होते हैं और बिना ऊपर चढ़े भी सेलेस्टियल रेस के एक वयस्क सदस्य की युद्ध क्षमता एक नियमित क्रिस्टल आधारित प्राणी से अतुलनीय है। लिन शेन का पेट कैप्सूल लॉन्चर भी कुछ ऐसा था जिससे ये यूजेन पहचानती थी। उसके दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक अच्छा टुकड़ा था। हालांकि म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल को मारने में इसकी सफलता में कुछ किस्मत और एक आश्चर्यजनक हमले का लाभ शामिल था। एक वयस्क सेलेस्टियल को मारने के लिए उस पेट कैप्सूल लॉन्चर का उपयोग करना म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल को मारने से कहीं अधिक कठिन होगा। आखिरकार सेलेस्टियल रेस के हर सदस्य के पास एक पालतू कैप्सूल लॉन्चर था और वे मनुष्यों की तुलना में इसके साथ अधिक निपुण थे, जिससे यह असंभव हो गया कि लिन शेन को किसी प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करने का एक और मौका मिलेगा। न ही सेलेस्टियल म्यूटेंसी डेमन गॉड की तरह वहां खड़ा रहेगा और उसे गोली चलाने देगा। इसके अलावा लिन शेन के पास अब दुश्मन को विचलित करने के लिए गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय और रेड जेड शेर नहीं थे, जबकि सेलेस्टियल ने कई मानव पालतू जानवरों को छीन लिया था, जिसमें झेंग यान का रेड जेड शेर भी शामिल था। आप इससे कैसे निपटेंगे? बाई शेनफेई छत पर रेलिंग के सामने खड़ी थी, लिन शेन की स्क्रीन को दिलचस्पी से देख रही थी। देवदूत उतरता है। तियानशिन धीरे धीरे बड़े पेड़ के सामने उतरा। उसके प्राचीन पंख, सुनहरे कल और सफ़ेद लबादा सभी सूरज की रोशनी में इतने पवित्र दिखाई दे रहे थे, वास्तव में एक अछूते देवदूत की तरह। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसकी निगाह धीरे धीरे घने छत से आगे बढ़ी और उसने पेड़ के नीचे खड़े व्यक्ति का चेहरा देखा। ये चेहरा, तियानशिन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने तुरंत लिन शेन को पहचान लिया और फिर उसकी नज़र वेई वुफू पर पड़ी। क्रोध एक पल में उमड़ पड़ा, उसके दिल में बेकाबू गुस्सा। तुम दोनों कमीने, आज आने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे अंडरवियर तक नंगा नहीं कर देता तो मैं तियानशिन नहीं हूँ। जब वह चुपचाप उबल रहा था, तियानशिन ने अपनी आंख के कोने से म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल की लाश की एक झलक देखी, जिससे उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। इतने लंबे समय से यहाँ रहने के कारण उसने म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल को पहले भी देखा था।
वह म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल का शिकार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह समुद्र में इसका फायदा नहीं उठा सका। समुद्र में म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल की युद्ध क्षमताएं उस विशालकाय सी पाइथन से कम नहीं थीं, जिसे उसने पहले मारा था, और यह भी कहा जा सकता है कि इससे निपटना अधिक कठिन था। तियानशिन को नहीं पता था कि म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के किनारे आने के बाद लिन शेन और उसके समूह ने उसे मार दिया था या नहीं, और उसने तुरंत संघर्ष महसूस किया। म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के सिर में छेद को देखते हुए उसका दिल फिर से धड़कने लगा। ये स्पष्ट था कि माथे के अलावा म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी। ये दर्शाता है कि उसे एक ही वार में मार दिया गया था। म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल को एक ही वार में मारने के लिए आवश्यक ताकत निश्चित रूप से तियानशिन को बहुत डराती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अभी भी क्रिस्टल बेस लेवल पर था। यद्यपि वह इस स्तर पर शीर्ष पर था और अधिकांश उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणियों से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि उन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सके, और न ही उत्परिवर्ती समुद्री दानव देव जनरल को एक ही प्रहार से मारना संभव था। जैसे ही उसकी नज़र लिन शेन पर लौटी, तियानशिन को लिन शेन की एक अनोखी क्षमता याद आई, जो उसे एक झटके से स्थिर कर देती थी, और उसका मन फिर से डर से भर गया। लिन शेन की छवि एक धुंधले धुंध में लिपटी हुई, लंबी होती हुई प्रतीत हुई। एक अचंभे में उसने सोचा कि उसने लिन शेन के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान खेलती हुई देखी। यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, इसने मुझे पहले नहीं मारा था और अब वह वापस आ गया है। निश्चित रूप से वह पूरी तरह से तैयार है। म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल को एक ही वार में मार दिया गया, जिससे पता चलता है कि उसने जो तरीका तैयार किया होगा वह कितना क्रूर होगा। शायद वह बस मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे एक और डकैती के लिए सौंप दूं। इस एहसास पर तियानशिन को अचानक से समझ में आया, उसके दिमाग में एक बात समझ में आई। कोई आश्चर्य नहीं कि उस शापित मानव ने मुझे खबर देने के लिए अपने साथियों को धोखा दिया। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये सब एक साजिश होनी चाहिए। वे दो कमीने अभी भी मुझे लूटना चाहते हैं। तियानशिन ने झेंगयान को एक ठंडी नज़र से देखा, अपने दिल में अपने पूर्वजों को कोसते हुए, और अगर उसे कभी मौका मिला तो वह उसे मौत की कामना करने पर मजबूर कर देगा। एक देवदूत को लूटना, अलग हो जाओ और भाग जाओ। लू किंग, तुम पहले जाओ, मैं पीछे से कवर करूंगा। झेंगयान का अभिनय वाकई असाधारण था। उसका चेहरा आतंक की तस्वीर था, क्योंकि उसने लू किंग को पकड़ लिया और भाग गया, चिल्लाना और अपने साथियों को याद दिलाना नहीं भूला। बाहर से देखने वाले लोग झेंगयान के अभिनय कौशल की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना चालाक था। अगर झेंगयान के कार्यों को भगवान की नज़र से नहीं देखा जाता तो शायद वे अब उससे प्रभावित हो जाते। यह आदमी वास्तव में दिल से बेशर्म है। यहाँ तक कि वांग तियान भी मदद नहीं कर सका और कहा, वह व्यक्ति वास्तव में बहुत उबाऊ है। लेकिन अगर इसका मतलब है कि हम लिन शेन से छुटकारा पा सकते हैं तो यह इतनी बुरी बात नहीं हो सकती है, क्यूई शुहेंग ने कहा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि लिन शेन आज्ञाकारी रूप से खुद को लूटने देगा या नहीं। हालांकि उसका हैंडगन दुर्जय है, लेकिन यह शायद एक देवदूत को लूटने के लिए कोई मुकाबला नहीं है। देवदूत के प्रदर्शन के आधार पर अगर लिन शेन डकैती से इनकार करने के लिए इतना घमंडी हो जाता है तो वह मर चुका है। वांग तियान ने क्यूई शुहेंग की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी और कहा, लिन शेन की मौत हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है। ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद नहीं हो सकता? क्या तुमने उसकी बंदूक की ताकत नहीं देखी? अगर हम उसे सिर्फ उस बंदूक के साथ जिंदा वापस आने देते तो वह हमारे दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता, क्यू शुहेंग ने तर्क दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह हमारे लिए खतरा है? वांग तियान ने पूछा। वह क्यों नहीं होगा? क्यू शुहेंग को लगा कि वांग तियान आज अजीब तरह से बोल रहा था। आइए इसे इस तरह से कहें, क्यू, वांग और लिन परिवारों के बीच हमारे दो परिवार बेहतर तरीके से कैसे मिलजुल कर रह पाए हैं। क्यू शुहेंग के बोलने से पहले वांग तियान ने आह भरी आगे कहा, हालांकि हम इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक हैं, लेकिन हम गहराई से जानते हैं कि हम लिन परिवार के उन भाइयों को नहीं हरा सकते। जब श्री लिन ज़ोंगजेंग आसपास थे तब भी हम उन्हें नहीं हरा सकते थे, और अब जब वे चले गए हैं तब भी हम उन्हें नहीं हरा सकते। क्योंकि हम अपने दिल में जानते हैं कि लिन परिवार में हमें खत्म करने की क्षमता है, इसलिए हम अवचेतन रूप से गर्मजोशी के लिए एक साथ रहना चाहते हैं। हम पहले तीसरे और चौथे भाइयों को संभाल नहीं पाए थे, और अब पांचवां भाई तेजी से खतरा बन रहा है। लेकिन क्या हुआ? अगर पांचवां भाई मर जाता है तो क्या हम अचानक लिन परिवार को हरा पाएंगे? क्या तुम उस व्यक्ति को भूल गए हो जिससे हम जायंट माउंटेन पर मिले थे? इस भाषण के बाद क्यू शुहेंग चुप हो गया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वांग तियान सही था। अब लौकी पर्वत का रहस्य और नहीं छिपाया जा सकता, और बड़े परिवारों के लोगों के आने में बस कुछ ही समय बाकी है। इस समय हमारे तीन परिवारों को वास्तव में एक ही पक्ष में होना चाहिए, हथियारों में साथी।
अगर तीनों परिवार एकजुट होते हैं तो हमारे पास उन बड़े परिवारों से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने का बेहतर मौका है। आखिरकार इतने सालों तक एक ही बेस में एक साथ रहने के बाद हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि लिन परिवार किस तरह के लोग हैं। वे दूसरों को पूरी तरह से खत्म करने वाले प्रकार के नहीं हैं, अन्यथा हमारे दो परिवार उस स्थिति में नहीं होते जिसमें हम अभी हैं, वांग तियान ने आगे कहा। एक लंबी चुप्पी के बाद क्यू शुहिंग ने हल्की आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद थी कि वह जगह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकती है, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। एलियन वर्ल्ड के ऊपर लू परिवार से लूटे गए लोग बिखर गए और सभी दिशाओं में भाग गए, कोई भी फिर से लूटा जाना नहीं चाहता था। वे बस थोड़ी सी संपत्ति बचाने में कामयाब रहे थे और अगर यह फिर से छीन ली गई तो उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचेगा। जाओ, लू किंग ने दांत पीसते हुए आग्रह किया। वह भागी नहीं, बल्कि झेंग यान का हाथ झटक कर लिन शेन की तरफ भागी। झेंग यान का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन ऐसे पल में वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका। लिन शेन ने आश्चर्य से लू किंग को देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। लिन शेन को अपनी ओर देखते हुए देखकर लू किंग ने बेपरवाह दिखने की कोशिश की और कहा, मुझे गलत मत समझो, मैंने सोचा कि मैं वैसे भी भाग नहीं सकती, इसलिए मैं प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लिन शेन ने लू किंग को देखा, खुद से सोचते हुए, लू किंग वास्तव में एक अच्छी इंसान है, बस यह है कि भाग्य को समझना बहुत मुश्किल है। लू किंग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, लिन शेन की नज़रों का सामना करने में असमर्थ, और उस देवदूत को देखा जो उनके सामने जमीन पर उतरा था, ये सोचकर कि अगर उसे लूटा जाने वाला था तो वह लिन शेन को फिर से अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सभी की निगाहें एंजल पर टिकी थी, उसके जाने पहचाने ओपनर का इंतजार कर रहे थे, उसके द्वारा ये वाक्य बोलने का इंतजार कर रहे थे, चलो दोस्त बने। लिन शेन क्या चुनेगा, ये भी सभी के लिए जिज्ञासा का विषय था। क्या प्लेबॉय आज्ञाकारी रूप से खुद को लूटने देगा या वह एंजल से लड़ने के लिए उस चमत्कारी हैंडगन का इस्तेमाल करेगा? बहुत से लोग उसके अवसरों के बारे में आशावादी नहीं थे। आखिरकार लिन शेन का खुद का स्तर बहुत कम था। अगर वास्तव में कोई लड़ाई छिड़ गई तो उसे अपनी बंदूक चलाने का मौका भी नहीं मिल सकता। आखिरकार बंदूक चलाने में अभी भी समय लगता है और आश्चर्यजनक शॉट के अवसर के बिना एंजल उसे गोली चलाने का मौका नहीं देगा। उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा तियानशिन अब वास्तव में पीछे मुड़ना और जाना चाहता था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने इतनी हिम्मत से भागने से पहले यह नहीं देखा कि यहाँ कौन है। उसने जाने के बारे में सोचा, लेकिन वह लिन शेन को अपनी पीठ दिखाने से डर रहा था, कहीं लिन शेन उसे चौंका न दे। उसने लिन शेन की गति देखी थी, हालांकि वह केवल एक स्टील लेवल था। लिन शेन उससे ज्यादा तेज चल रहा था, जो कि अवैज्ञानिक था। तियानशिन ने शांत और संतुलित होने का दिखावा किया, फिर भी उसने एक और कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लिन शेन को देखते हुए एक सुंदर मुस्कान प्रकट की और कहा, दूर से दोस्तों का आना खुशी की बात है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि तियानशिन लूटने और दोस्त बनाने के बारे में अपना खास कैचफ्रेज कहेगा, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो वह उनकी अपेक्षा से अलग था और उसने एक क्लासिक चीनी वाक्यांश भी बोला, जिससे सभी हैरान रह गए। एक देवदूत, और आप पहले से ही मंदारिन बोलकर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन अब आप शास्त्रीय चीनी का उपयोग कर रहे हैं, ये किस तरह की लय है? लिटिल तियानशिन, क्या यह आप हैं? यहाँ आओ, यहाँ आओ, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए तियानशिन को हाथ हिलाते हुए कहा। वेई वुफू को पता था कि लिन शेन तियानशिन को बुला रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को नहीं पता था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा, लिटिल स्वीटहार्ट, क्या यह आप हैं? यहाँ आओ, यहाँ आओ। इस कथन ने उन सभी को हैरान कर दिया जो पहले से ही थोड़ा भ्रमित थे। क्या बकवास है, लिटिल स्वीटहार्ट, हे भगवान, प्लेबॉय क्या कहना चाह रहा है? क्या वह इस देवदूत को जानता है? सिर्फ परिचित नहीं, लिटिल स्वीटहार्ट कहा गया है। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। प्लेबॉय कमाल का है, एक देवदूत को भी नहीं बख्शता। लेकिन देवदूत पुरुष है या महिला? लिन शेन के शब्दों ने दुनिया में हर किसी को भ्रमित कर दिया था, और यहाँ तक कि उसके बगल में लू किंग भी अपनी आंखें चौड़ी करके लिन शेन और तियानशिन के बीच आगे पीछे देख रहा था। उसने ये भी सोचा, ये देवदूत पूरी तरह से पुरुष जैसा दिखता है न? लिन शेन ने अभी उसे क्या कहा? उन्हें अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। लिन शेन ने ये वरीयता कैसे हासिल की? ओफ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। लिन शेन के व्यवहार को देखकर तियानशिन को और भी यकीन हो गया कि लिन शेन उसे फंसा रहा है। वह उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करेगा और उसे अपनी उड़ान की गति को दोगुना करने और इस जगह को छोड़ने के लिए अतिरिक्त पंखों की जोड़ी न होने से नफरत होगी। दोस्त, आज भी मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अभी तुमसे नहीं मिलूंगा। चलो किसी और दिन अच्छी तरह से बात करते हैं, तियानशिन ने कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद भी वह मुड़ने और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि लिन शेन की नज़र उस पर पड़ी। कुछ सोचते हुए उसने दो चीज़ें निकाली और उन्हें लिन शेन की ओर फेंक दिया। एक अच्छे दोस्त से मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। बस मैं आज जल्दी में बाहर आया था और मुझे अच्छे दोस्त से मिलने की उम्मीद नहीं थी।
मैं कोई कीमती चीज़ नहीं लाया था, ये मेरी कुछ निजी संग्रहणीय वस्तुएं हैं, इन्हें हमारी मुलाकात के लिए उपहार समझो और हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। तियानशिन के शब्द भले ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनका निहितार्थ ये था, भाई आज जल्दी में बाहर आया, कोई कीमती चीज़ नहीं लाया, इसलिए मुझे लूटना बेकार है। मेरे पास सिर्फ ये चीज़ें हैं, इन्हें ले लो और मुझे परेशान करना बंद करो। तियानशिन ने उन्हें थोड़ा ऊपर फेंका और जैसे ही दोनों वस्तुएं बाएं और दाएं फैलीं, लिनशेन ने ऊपर देखा, उन्हें नापा, उन्हें अपने हाथों से पकड़ा, और जब उसने फिर से ऊपर देखा तो तियानशिन पहले ही दूर उड़ गया था। तियानशिन को दूर से देखकर लिनशेन ने अपने हाथों में वस्तुओं को देखा, जो लाल जेड जैसा दिखने वाला एक पालतू कैप्सूल और उसी सामग्री से बनी एक चाबी थी, जो लुकिंग के साथ देखे गए लाल जेड शेर के समान थी। वस्तुओं को जेब में रखने के बाद लिनशेन का उसके पीछे भागने का कोई इरादा नहीं था, वह उड़ नहीं सकता था और उसे पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। स्वर्गीय जाति के उड़ने में सक्षम होने का लाभ वास्तव में बहुत बड़ा है। दूर नहीं जाने के कारण झेंग यान, जो दूरी में इंतजार कर रहा था और लिनशेन को लूटे जाने की उम्मीद कर रहा था, ने देखा कि क्या हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसे सीने पर एक शक्तिशाली झटका लगा हो, एक ब्लैक टाइगर स्टील शॉट, और उसका दिल इस तरह से दुख रहा था जैसे कि वह लगभग रुक जाएगा। ये घटनाक्रम उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग क्यों है? दोनों ने उसे अपना दोस्त बताया। एंजल ने उसके सभी पेट कैप्सूल चुरा लिए, लेकिन उसने जो लाल जेड शेर चुराया था उसे लिनशेन को दे दिया। क्या बकवास है! लुकिंग भी लिनशेन और उसके हाथ में मौजूद वस्तु को देखकर दंग रह गया। अफवाहों के अनुसार चोर एंजल, जो लिनशेन के पास आया था, ने न केवल उसे लूटा बल्कि उसे स्वागत उपहार के रूप में लाल जेड शेर दिया। जिस देवदूत को लूटना था उसने इसके बजाय उपहार दिए, एक ऐसा बदलाव जिसे लोगों ने स्वीकार करना मुश्किल पाया। सभी को लगा कि लिनशेन की पृष्ठभूमि अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होनी चाहिए। उन्होंने सोचा था कि उसके कुछ संबंध हैं, लेकिन कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह इस हद तक होगा। जब चोर देवदूत लिनशेन से मिला तो उसने न केवल उसे लूटा बल्कि उसे वह चीजें भी दी जो उसने चुराई थीं, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहा बिल्ली से मिलता है। एक पल के लिए हर कोई लिनशेन की असली पहचान और वह किस परिवार से आया है, इस बारे में अटकलें लगा रहा था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में कदम रखने वाले प्रमुख परिवारों के लोग भी हैरान थे और अनुमान लगा रहे थे कि लिनशेन किस प्रमुख परिवार से संबंधित है। प्रमुख परिवारों के सदस्यों ने पहले ही लिनशेन की पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच शुरू कर दी थी, लेकिन ठिकानों के बीच संचार मुश्किल था और डाकबर्ड बेस एक दूरस्थ चौकी होने के कारण बड़े ठिकानों के साथ बहुत कम संपर्क था। लिनशेन ने पहले कभी डाकबर्ड बेस नहीं छोड़ा था, इसलिए सीधे उस तक इसका पता लगाना मुश्किल था। उस तक पहुंचने के लिए पहला कदम लू और जू परिवारों की जांच करना होगा। एक प्लेबॉय होने की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। लिनशेन को अब आम लोगों द्वारा एक अमीर परिवार के शीर्ष वंशज के रूप में देखा जाता था। अब अगर कोई दावा करता है कि लिनशेन का परिवार एक ब्रह्मांड स्तरीय शक्तिशाली परिवार था, तो बहुत से लोग इस पर विश्वास करेंगे। चूंकि ज्ञात सुपर बेस परिवारों में से किसी का भी उपनाम लिन नहीं था, इसलिए अफवाहें फैलने लगीं कि लिनशेन एक छिपे हुए और शक्तिशाली परिवार का बेटा था, जिसकी तुलना में प्रसिद्ध परिवार महत्वहीन थे और एक ही स्तर के भी नहीं थे। लिनशेन खुद इस बात से अनजान था कि उसने जो पृष्ठभूमि हासिल की थी, और अगर वह जानता भी था तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने लाल कैप्सूल पर दी गई जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की। ये वास्तव में लाल जेड शेर था, क्रिस्टल बेस लेवल का एक छोटा खजाना जिसके सभी आंकड़े 38 से ऊपर और 3 कौशल थे। इसे बुलाने पर लाल जेड शेर राजसी ढंग से खड़ा था, बिना किसी चोट के और युद्ध शक्ति से भरपूर, लुकिंग के घायल लाल जेड शेर से कहीं ज्यादा। लिन, उस लाल जेड शेर को एंजल ने मुझसे छीन लिया था। केवल लू परिवार के पास ही लाल जेड शेर है और लुकिंग इस बात की पुष्टि कर सकता है। यदि आप इसे वापस करने के लिए तैयार होंगे तो ये हमें यहाँ जीवित रहने के लिए कुछ लाभ देगा और मैं लुकिंग की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। पूरा लू परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा, लिन, और आपको भविष्य में बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। झेंग यान ने वापस आकर लिनशेन को नैतिक रूप से मजबूर करने की हिम्मत की, लुकिंग को सामने लाकर अपने लाल जेड शेर को वापस पाने के प्रयास में। कुतिया का बेटा, कितना घिनौना इंसान है! मैंने कभी किसी को इतना घिनौना नहीं देखा। यह आदमी वाकई सबसे बुरा है, हर जगह गंदगी की बू आ रही है। यहाँ तक कि देखने वाले भी अब और नहीं देख सकते थे। अगर यह संभव होता तो झेंग यान पर टिप्पणियों की बौछार करके शायद उसे मार डाला जाता। चले जाओ। लिनशेन झेंग यान की हरकत से प्रभावित नहीं हुआ और उसे एक नज़र भी देखे बिना ठंडे तरीके से खारिज करने के बाद लाल जेड शेर को जेब में रख लिया और पेड़ के पास आराम करने चला गया। उसे पहले से ही आभास हो गया था कि झेंग यान के साथ कुछ गड़बड़ है और वह उससे निपटने की योजना बना रहा था। उसे खुलेआम मारना एक अच्छा विकल्प नहीं था और वह झेंग यान द्वारा बताए जाने वाले रहस्यों के जरिए अपने संदेह की पुष्टि भी करना चाहता था। झेंग यान गुस्से में चुपके से अपने दांत भींच रहा था, लेकिन जब वह लुकिंग की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव दिखाई दिए। लुकिंग ने बस अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा।
अध्याय 86 उल्टी गिनती खत्म। तियानशिन के चले जाने के बाद लू परिवार के म्यूटेटर एक के बाद एक वापस भागे और उल्टी गिनती खत्म होने तक यहीं इंतजार करने का फैसला किया। वे लिन शेन नहीं थे। अगर वे फिर से तियानशिन से मिले तो वे मिलने पर सिर्फ उपहार दे पाएंगे। वे नहीं चाहते थे कि बेस म्यूटेशन अंडे और सामग्री जो उन्होंने अभी अभी काटी थी फिर से चुराई जाए, इसलिए उन्होंने लिन शेन की तरफ रहने का फैसला किया। बेशक यह आंशिक रूप से झेंग के बर्तन में हलचल मचाने के कारण भी था, क्योंकि उसे डर था कि उसके जाने के बाद एंजल मुसीबत की तलाश में आएगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि एंजल ने न केवल लिन शेन को लूटने से परहेज किया बल्कि उसे एक लाल जेड शेर दिया। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा संकेत नहीं था और उसके लिए बहुत नुकसानदेह था। लिन शेन ने बस ठंडे दिमाग से देखा और कुछ नहीं कहा। उसने पहले ही बाहर जाकर म्यूटेंट प्राणियों की खोज करने का फैसला कर लिया था, लेकिन चूंकि उसने समुद्री दानव देव जनरल के शरीर की रक्षा करने में मदद करने का वादा किया था और जूतियानगे अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए उसके लिए अब वहां से जाना असुविधाजनक था। सौभाग्य से उल्टी गिनती समाप्त होने में बहुत कम घंटे बचे थे और जूतियानगे को जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। लिन शेन को प्रतीक्षा करने में कोई परेशानी नहीं हुई और उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद उसने अभी वापस लौटने की योजना नहीं बनाई। चूंकि यहाँ के मैदान अपेक्षाकृत सुरक्षित थे और उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद वह अपनी इच्छानुसार टेलीपोर्ट कर सकता था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। बेस म्यूटेशन दर प्राप्त करने के लिए म्यूटेंट का सुरक्षित शिकार करना ही लिन शेन को इस समय करने की आवश्यकता थी। स्टील लेवल पर वह अभी भी बहुत कमज़ोर था, वर्तमान में लड़ाई को हल करने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर था। यदि वह अपनी ताकत नहीं बढ़ाता तो अंततः यह असुरक्षित ही रहेगा। कुछ घंटों के आराम के बाद जूतियानगे आखिरकार अपने समूह के साथ वापस आ गया। उनकी फसल काफ़ी प्रभावशाली थी और उन्हें 2 उत्परिवर्तित स्टील अंडे भी मिले, जो पहले अकल्पनीय था। कुछ लोग अपना पूरा जीवन बिना किसी उत्परिवर्ती प्राणी को देखे ही जीते हैं, उत्परिवर्ती अंडे तो दूर की बात है। समय की जांच करते हुए लिन शेन ने देखा कि यह लगभग समय पर था और 1 घंटे से भी कम समय बचा था। उसने जूतियानगे और उसके समूह के साथ सहजता से बातचीत की और पूछा कि वे कहाँ गए थे और उनका क्या सामना हुआ था। ऐसी जगह पर जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही बेहतर होगा। लिन शेन ने म्यूटेंट प्राणियों की खोज करने से पहले लूकिंग और जूतियानगे और उनके समूह के जाने तक इंतजार करने की योजना बनाई। समय तेजी से बीत गया और जिस समय उल्टी गिनती समाप्त हुई कुछ अप्रत्याशित हुआ। पहले काली कलाई घड़ी टेलीपोर्टर ने वापस लौटने या न लौटने का विकल्प दिया था, लेकिन इस सफ़ेद कलाई घड़ी टेलीपोर्टर के पास कोई विकल्प नहीं था और उल्टी गिनती समाप्त होते ही उनकी सहमति के बिना उन्हें वापस टेलीपोर्ट कर दिया। लिन शेन को केवल चक्कर आने जैसा तीव्र एहसास हुआ और जब तक वह अपने होश में आया तब तक वह पहले ही पानी में डूब चुका था। मैं तैर नहीं सकता। लिन शेन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और अपने हाथों और पैरों को जोर जोर से हिलाया, खुद को तैरने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों के बाद वह कभी पानी में नहीं गया था और उसे तैरना भी नहीं आता था। अपने अंगों को हिलाए बिना वह ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पैर हिलाना शुरू किया वह और भी नीचे डूब गया। वेई, जल्दी करो और मुझे बचाओ। लिन शेन को उम्मीद थी कि वेई उसे बचा लेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वेई भी शायद उतना अच्छा तैराक नहीं था। वेई लिन शेन से थोड़ा बेहतर कर रहा था, अगर ज़्यादा नहीं। वह थोड़ा बहुत डॉगी पैडल जानता था, लेकिन फिर भी अकुशल था और लिन शेन तक पहुंचने की कोशिश में पानी में बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। उसने पानी को 1 मीटर से ज़्यादा ऊंची लहरों में बदल दिया, लेकिन उसका शरीर आगे नहीं बढ़ रहा था। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक आकृति जलपरी की तरह तैरती हुई आई, लिन शेन के पास पहुंची और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। कुछ ही देर में दोनों पानी के ऊपर आ गए। लिन शेन ने सांस लेने के लिए हौंफना शुरू कर दिया, उसका लगभग दम घुट गया था। जल्दी मत करो, मैं यहाँ हूँ, धीरे धीरे सांस लो, स्थिर रहो, आराम से रहो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। लिन शेन को पता था कि यह लुकिंग है। बिना कुछ कहे उसने वैसा ही किया जैसा उसने सुझाया था, आराम से रहा और उसे अपने साथ तैरने दिया। झील की सतह पर नावें थीं और लू परिवार और जू परिवार दोनों के लोग बचाव के लिए आए और सभी को नावों पर खींच लिया। नाव पर खींचे जाने के बाद लिन शेन ने अपने बगल में बैठे लू किंग को देखा, जो सिर से पैर तक भीगा हुआ था, और कहा, धन्यवाद। लू किंग ने उसे तिरछी नज़र से देखा और डांटा, हमारा रिश्ता कैसा है कि तुम अभी भी मेरे साथ इतने औपचारिक हो। ऐसा कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं लग रहा था और उसके गाल थोड़े लाल हो गए, क्योंकि उसने जल्दी से समझाया, जब हम उस ग्रह पर थे तो तुमने पूरे समय मेरा ख्याल रखा, इसलिए अब हम बराबर हैं। ठीक है। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। लू और जू दोनों परिवारों के लोग लिन शेन के साथ असामान्य रूप से विनम्र थे, जिसने लू किंग और अन्य लोगों को हैरान कर दिया। झेंग यान की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, फिर भी वह इसके बारे में निश्चित नहीं था। लू परिवार के लोगों ने जिस तरह से उसे देखा, उससे उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
उसने रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस की दिशा में नज़र डाली और पाया कि यह वैसा ही था जैसा कि पहली बार खोजे जाने पर था, थोड़ी सी भी गतिविधि के बिना। टेलीपोर्ट होने के बाद रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस का प्रक्षेपण पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए लिन शेन और अन्य लोगों ने प्रक्षेपण नहीं देखा। किनारे पर पहुंचने के बाद लिन शेन और वेई वुफू ने लू किंग और जू तियानगे को अलविदा कहा और सीधे याशिन बेस पर वापस चले गए। वहां तक पहुंचने के दौरान उन दोनों को अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उनके पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उन्हें अजीब तरह से देखता था। युवतियां और पत्नियां उन्हें देखकर मुस्कुराईं, जिसे लिन शेन समझ सकता था, अगर आप पीले, साफ सुथरे और सभ्य दिखें तो कौन नहीं समझेगा। लेकिन उन बड़े आदमियों को मूर्खतापूर्ण तरीके से उन पर मुस्कुराने का क्या मतलब था? इससे लिन शेन कुछ हद तक अवाक रह गए। लिन शेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था और जल्दी से ये परिवार के महल की ओर बढ़ गए। श्री लिन शेन, आप अभी भी वापस आना जानते हैं, हो? लिन शेन अभी तक महल के द्वार पर नहीं पहुंचे थे जब उन्होंने ये यूजिन को प्रवेश द्वार पर खड़े देखा, कुछ दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुरा रहे थे। मुझे वापस आने का पता क्यों नहीं है? लिन शेन ने पलकें झपकाते हुए पूछा। हीरो सुंदरता को बचाता है, सुंदरता हीरो की रक्षा करती है। आपसी भावनाएं, फिर से प्रज्वलित जुनून। मुझे लगा कि तुमने अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ घर वापस जाने का फैसला किया है, ये यूजिन ने कहा, उसके शब्दों में खटास की झलक थी। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, जरूर, अंदर से हमारी छवि दूसरों ने देखी होगी। ऐसा लगता है कि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस का प्रसारण पास में ही चलाया गया होगा। क्या याशिन बेस पर सभी ने इसे नहीं देखा? ऐसा कैसे हो सकता है? एक अच्छा घोड़ा अपने पीछे की घास नहीं खाता। इसके अलावा मैं घास से संबंधित हूँ, हम दोनों ही खाने के लिए बने हैं, लिन शेन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा और आगे बढ़कर ये यूजिन की पतली कमर को हल्के से गले लगाया। तुम किस तरह की घास हो? ये यूजिन ने अपनी कमर को मोड़कर लिन शेन के हाथों को चकमा दिया और उत्सुकता से पूछा। मैं घास नहीं हूँ, मैं गोभी हूँ, तुम्हारी खास गोभी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को मिट्टी को पलटने नहीं दूंगा, लिन शेन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। गोभी? ये यूजिन पहले तो चौंक गया, फिर जल्दी से समझ गया और उसे चुटकी लेने लगा। तुम किसे सुअर कह रहे हो? तुम सुअर हो? वापस महल में लिन शेन ने ये यूजिन से स्थिति के बारे में अपडेट मांगा और जब उसने उसे संक्षिप्त विवरण दिया तो लिन शेन अवाक रह गया। शून्य का प्रक्षेपण, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमने जो भी कदम उठाया वह पूरी दुनिया ने देखा? लिन शेन ने अजीब भाव से कहा। शायद यही मामला है, वह प्रक्षेपण वास्तव में अजीब था। मैंने चैनलों पर सुना कि छवि वायुमंडल की तरह पूरे ग्रह को घेर लेती है, इसे कहीं से भी देखा जा सकता है, ये यूजिन ने हंसते हुए कहा। तुम लोग अब दुनिया भर में प्रसिद्ध व्यक्ति हो। किस तरह का शीर्षक? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। वेई वुफू को युद्ध देवता वेई के रूप में सम्मानित किया जाता है, और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम अब सभी के सबसे सम्मानित, सबसे मजबूत प्लेबॉय हो, ये यूजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 87, डेथ पाउडर एवोल्यूशन पूरा हुआ। लिन शेन को प्लेबॉय होने के अपने उपनाम से कोई मतलब नहीं था, दूसरे उसे कैसे देखते थे इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। पूरी दुनिया झेंगयान की हरकतों के बारे में जानती थी, जिससे लिन शेन को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि लू परिवार उसके साथ कैसे पेश आएगा। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। लू परिवार झेंगयान से निपटे या नहीं, वह झेंगयान को दूसरा मौका नहीं देगा। भले ही लू परिवार ने उसकी रक्षा की हो, फिर भी वह झेंगयान की जान ले लेगा। अब लिन शेन को ब्लू ट्री सी में मशरूम बीस्ट की बढ़ती संख्या की चिंता थी। याशिन बेस के पास भी मशरूम बीस्ट हर जगह देखे जा सकते थे। लू और जू परिवारों द्वारा भेजे गए स्काउट्स ने एक विशाल पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट की खोज की थी, जो एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा था और बैंगनी जहरीली गैस उत्सर्जित कर रहा था, संभवतः क्रिस्टल बेस लेवल का। याशिन बेस आसपास के मशरूम बीस्ट को हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जितने ज्यादा मशरूम बीस्ट मारे गए उतने ही ज्यादा मशरूम दिखाई देने लगे, जैसे कि एक अंतहीन धारा। बहुत से लोगों ने मशरूम बीस्ट से बेस म्यूटेशन अंडे प्राप्त किए थे और बहुत से लोगों ने उन्हें सेते भी थे। अब लगभग सभी के पास मशरूम बीस्ट पालतू जानवर था। क्रिस्टल बेस मशरूम बीस्ट की उपस्थिति उनकी विशाल संख्या के साथ याशिन बेस पर स्थिति को बहुत गंभीर बना दिया। ये यूजिन के अनुसार याशिन बेस पर 20 से ज्यादा क्रिस्टल बेस पावर हाउस थे और एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार क्रिस्टल बेस लेवल के पालतू जानवरों की संख्या 40 से 50 थी। अगर क्रिस्टल बेस लेवल के मशरूम बीस्ट बहुत ज्यादा नहीं होते तो भी वे लाइन को पकड़ने में सक्षम होते। हालांकि पूरे बेस को कवर करना मुश्किल होगा और जब समय आएगा तो बेस में मशरूम बीस्ट की एक बड़ी आमद होगी, जिससे अपरिहार्य शहरी युद्ध की संभावना है। अगर क्रिस्टल बेस लेवल मशरूम बीस्ट बहुत ज्यादा होते तो वाकई बहुत परेशानी होती। हमला करने की पहल क्यों नहीं की जाती? उन मशरूम बीस्ट को प्रजनन का मौका मत दो और उन्हें खत्म करने के लिए ब्लू ट्री सी में घुस जाओ, लिन शेन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। तुम्हें लगता है कि लू और जू परिवार ऐसा नहीं करना चाहते?
मुख्य मुद्दा यह है कि ब्लू ट्री सी कुछ बाहरी क्षेत्रों में प्रवेश और निकास किया जा सकता है, लेकिन गहरे क्षेत्रों में एक बेस म्यूटेशन पॉइंट है। अंदर कई क्रिस्टल आधारित जीव हैं और यशेन बेस के पास उपलब्ध जनशक्ति के साथ मुझे डर है कि वे इसे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, ये यूजेन ने कुछ सोचने के बाद कहा। लिन शेन को लगा कि स्थिति काफ़ी गंभीर थी। वास्तव में ब्लू ट्री सी के अंदर एक बेस म्यूटेशन पॉइंट था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो यशेन बेस शायद टिक ना पाए। आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि लू और जू परिवारों ने अपने चैनलों के माध्यम से यहाँ रियलम किंग कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में पहले ही खबर फैला दी है, ये यूजेन ने कहा। ये सुनकर लिनशेन समझ गया, लू और जू परिवार वास्तव में जाने दे सकते हैं। इतना बढ़िया अवसर इतनी आसानी से छोड़ देना, ये बस समय की बात है। बाद में लूटे जाने से बेहतर है कि अभी कुछ तत्काल लाभ प्राप्त कर लिया जाए। मेरा मानना है कि म्यूटेटर्स के एक बड़े समूह के आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जिसमें प्रमुख परिवारों के शक्तिशाली सदस्य शामिल होंगे। भले ही ब्लू ट्री सी में कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये यूजेन ने मुस्कुराते हुए लिनशेन की ओर देखा, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। प्रमुख परिवारों के वे लोग आप में बहुत रुचि ले सकते हैं। आप मेरी रक्षा करेंगे, है न? लिनशेन ने मुस्कुराते हुए ये यूजेन से पूछा। आप कितने बेशर्म हैं, मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं। सुरक्षा के लिए लुकिंग के पास जाओ। मेरा आपसे क्या रिश्ता है कि मैं आपकी रक्षा करूं? ये यूजेन ने गुस्सा दिखाया। तो भूल जाओ, मैं बाद में लुकिंग से पूछूंगा। मैं थक गया हूं, मैं झपकी लेने जा रहा हूं, लिनशेन ने कहा और दूसरी मंजिल पर अतिथि कक्ष की ओर चला गया। आप, ये यूजेन अवाक रह गया। सीढ़ियों से आधे रास्ते पर लिनशेन को कुछ याद आया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मुझे अपना इंक्यूबेशन चैम्बर उधार दो। चूंकि पूरी दुनिया ने उस ग्रह पर उसकी हरकतें देखी थीं, इसलिए कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं था। वह पहले 2 म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरलों को भी पाल सकता था। जब जानवरों का ज्वार आएगा तो वे युद्ध में उसकी मुख्य ताकत होंगे। भविष्य में जब वह उस ग्रह पर वापस आएगा तो उसके पास 2 म्यूटेंट क्रिस्टल बेस पालतू जानवर होंगे। वह व्यावहारिक रूप से अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। ये यूजेन ने अनुमान लगाया कि वह म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल्स को हैच करना चाहता था और उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसे अपने निजी उष्मायन कक्ष में ले गई। लिनशेन ने 2 म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल्स और मशरूम बीस्ट के अंडों को अंदर रखा। उम्मीद है कि वे जल्द ही हैच हो जाएंगे। ये यूजेन का हैचिंग चैम्बर स्पष्ट रूप से एक हाई एंड मॉडल था, जो लिनशेन की तुलना में बहुत अधिक उन्नत था। मुझे यकीन है कि हैचिंग का समय भी काफ़ी कम हो सकता है। चिंता मत करो, इस हैचिंग चैम्बर का उपयोग केवल मैं ही करता हूँ। मेरे अलावा कोई और यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूजेन ने एक बात कही। चिंता करने की क्या बात है? जो मेरा है वह तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वह मेरा है। यदि तुम इसका उपयोग करना चाहते हो तो बस इसे ले लो। आखिरकार हम परिवार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसकी जगह है, लिनशेन ने हंसते हुए कहा। उसके पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं थे। वह जानवरों के ज्वार के बाद अंडे सेने का इंतजार नहीं कर सकता था। क्या वह कर सकता था? जानवरों का ज्वार उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसे इसके आने से पहले अंडे सेने थे और अब उसके पास सबसे अच्छा विकल्प परिवार के घर पर ऐसा करना था। तुम अच्छी बातें करते हो, लेकिन कौन जानता है कि तुम वास्तव में क्या सोच रहे हो, ये यूजेन ने कहा, हालांकि वह अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान को दबा नहीं सका। अतिथि कक्ष में वापस जैसे ही लिनशेन आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, उसने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ हिल रहा है। अरे, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम नहीं आते, और अब जब कोई ज़रूरत नहीं है तो तुम विकसित होना बंद कर देते हो। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? लिनशेन ने देखा कि उसकी जेब से लाल धागे जैसी कोई चीज़ निकल रही थी। यह उसके शरीर पर रेंग रहा था और उसे एहसास हुआ कि यह डेथ पाउडर है। लिनशेन ने डेथ पाउडर को पकड़ा और उसे बाहर निकाला। विकसित होने के बाद ये जीव और भी नाजुक हो गया था। लगभग 3 से 4 मीटर लंबी एक अर्ध पारदर्शी गहरे लाल रंग की बीफ टेंडन स्ट्रिंग जैसा दिख रहा था। इसका सिर चिकना और गोल था और इसकी पूंछ पतली और नुकीली थी। ये पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो गया था, और हालांकि यह त्रिशूल जितना भारी नहीं था, फिर भी यह एक साधारण व्यक्ति के लिए काफ़ी भारी था। क्या ये क्रिस्टल बेस स्तर तक चढ़ गया? लिनशेन प्रसन्न हुआ और जल्दी से इसकी विशेषताओं की जांच की। उत्परिवर्तित डेथ श्रैडर सुपर बेस अलॉय प्राणी विकसित हो सकता है। शक्ति 21, गति 21, कठोरता 21, कठोरता 21, बेस म्यूटेशन टैलेंट सुपर बेस डिवोरिंग, सुपर बेस एवोल्यूशन, सुपर बेस आर्मर पियर्सिंग स्पाइक, सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड, सुपर बेस 100 रिफाइनमेंट्स, सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन। ये क्रिस्टल बेस स्तर तक नहीं चढ़ा, बल्कि सुपर बेस में उत्परिवर्तित हो गया। लिनशेन कुछ हद तक हैरान था। पर्यावरण नहीं बदला था, लेकिन सभी जन्मजात कौशल ने सुपर बेस उपसर्ग प्राप्त कर लिया था और एक नया कौशल सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन जोड़ा गया था।
लिन शेन ने सोचा कि वह कैसे परीक्षण कर सकता है कि इन प्रतिभाओं में कितना सुधार हुआ है। एक झटके में उसने इसे झटका दिया और डेथ पाउडर, जो पहले रस्सी की तरह लंगड़ा था, अचानक एक सीधी रेखा में कठोर हो गया, पूंछ के साथ भाले के रूप में काम करने वाले एक बड़े भाले की तरह कुछ में बदल गया। लिन शेन पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर जल्दी से समझ गए कि यह डेथ पाउडर की सुपर बेस 100 रिफाइनमेंट्स प्रतिभा होनी चाहिए। उसने इसे 2 बार घुमाया और पाया कि यह काफ़ी सुविधाजनक है, हालांकि थोड़ा भारी है, एक त्रिशूल से थोड़ा हल्का। ये सामान्य समय में भाला तकनीक का अभ्यास करने के लिए बुरा नहीं है। लिन शेन ने भाला झटका दिया और भाले की नोक अविश्वसनीय रूप से तेज धुंधली हो गई। सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड पहले से बढ़ी हुई इंस्टेंटेनियस स्पीड की तुलना में बहुत बेहतर हो गई है। लिन शेन खुश थे। यह कोई मामूली सुधार नहीं था। मिश्र धातु की गति और सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड के उपयोग के साथ ये लगभग क्रिस्टल बेस की गति से मेल खा सकता है। वह अभी तक सुपर बेस डेवोरिंग या सुपर बेस एवोल्यूशन का परीक्षण नहीं कर सका था, और वह सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन के प्रभाव को भी नहीं समझ सका था। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन म्यूटेटेड पॉइजन थॉर्न टर्टल की उस क्षमता से संबंधित हो सकता है जो किसी व्यक्ति के शरीर को ठोस बना सकता है। अगर ऐसा होता तो डेथ पाउडर वाकई बहुत शक्तिशाली हो गया था। इससे घायल होने वाला कोई भी व्यक्ति अनिवार्य रूप से खत्म हो जाता। अगर मैं खुद को छेदने के लिए डेथ पाउडर के सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन का उपयोग करता हूं, तो क्या यह एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार एक मजबूत उत्परिवर्तन को ट्रिगर कर सकता है? लिन शेन ने चुपचाप सोचा। अध्याय 88, लॉकी पर्वत के लाभ। लिन शेन ने केवल इसके बारे में सोचा, वह प्रयोग के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए इतना पागल नहीं था। कोई भी योजना बनाने से पहले बेस वेरिएंट प्राणियों पर चीज़ों का परीक्षण करना बेहतर था। बिस्तर पर लेटे हुए लिन शेन ने गहराई से सोचा, खासकर रहस्यमय ग्रह के बारे में। उसकी उन्नति का मार्ग अनिवार्य रूप से उस ग्रह से जुड़ा होगा। हालांकि लू और जू परिवारों ने पहले ही दायरे के राजा की खेती के उपकरण के बारे में बात फैला दी थी, जिससे भविष्य में प्रवेश के लिए इसका उपयोग करना कम सुविधाजनक हो गया। इसके अलावा दायरे के राजा की खेती का उपकरण पूरी प्रक्रिया को लाइव प्रसारित करेगा, और लिन शेन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दिखावा करना पसंद करता हो। इसलिए जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, वह फिर से प्रवेश के लिए दायरे के राजा की खेती के उपकरण का उपयोग नहीं करेगा। मुझे वांग तियान, एर और क्यू शुहेंग से डार्क बर्ड को वापस लेने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। लॉकी पर्वत से प्रवेश करना सबसे अच्छा विकल्प है। लिन शेन ने डार्क बर्ड को वापस लाने की रणनीति बनाना शुरू किया। लॉकी पर्वत का उपयोग करने के 2 बड़े फायदे थे। पहला, लॉकी पर्वत से प्रवेश करने पर लाइव प्रसारण नहीं होगा, जो फायदेमंद था क्योंकि लिन शेन के पास कई रहस्य थे जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं थे। दूसरा, लॉकी पर्वत से प्रवेश करने के बाद कोई समय सीमा नहीं थी। 3 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई जबरन टेलीपोर्टेशन नहीं होगा। यह एक महत्वपूर्ण लाभ था। इसका मतलब था कि लिन शेन 3 दिन की अवधि के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना ग्रह पर बेस वेरिएंट प्राणियों का अनिश्चित काल तक शिकार कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार ब्लैक वॉच टेलीपोर्टर की 3 दिन की उल्टी गिनती समाप्त हो जाने के बाद वह किसी भी समय टेलीपोर्ट कर सकता था। इसका क्या मतलब था? यह एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा था। अगर उसे कोई बेस वेरिएंट प्राणी मिलता जिसे वह हरा नहीं सकता था, या ऐसी स्थिति आती जिसमें निश्चित मृत्यु हो, तो वह बस वापस टेलीपोर्ट कर सकता था। क्या इससे ज़्यादा मजबूत जीवन रक्षक कलाकृति थी? इसलिए बहुत सोच विचार के बाद लिन शेन ने सोचा कि उसे डार्क बर्ड को अपने हाथों में लेना चाहिए, और क्यूई और वान परिवारों को चुप कराना भी सबसे अच्छा होगा, और गॉड माउंटेन के प्रवेश द्वार को गुप्त रखना होगा। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता थी। लिन शेन ने भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए इस मामले को सुलझाने के लिए जानवरों की ज्वार समाप्त होने के तुरंत बाद डार्क बर्ड बेस पर लौटने की योजना बनाई। हालांकि जाने से पहले उसे बदमाश झेंग यान से निपटना था। अगर लू परिवार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो उसने पहले ही जानवरों की ज्वार के दौरान कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था। हाथ में 2 म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल, साथ ही सुरक्षा के लिए फिजाई और डेथ पाउडर, और क्रिस्टल बेस लेवल रेड जेड लान के साथ उस ग्रह का कौन सा हिस्सा सुलभ नहीं है? बेस वेरिएंट जीव मेरी दया पर होंगे। अलॉय की ओर बढ़ने की बात तो दूर, क्रिस्टल बेस तक आगे बढ़ना भी बस समय की बात है। लिन शेन उस रात असाधारण रूप से अच्छी तरह सोए। उसने बहुत अच्छी नींद ली और सुबह वेई वुफू ने उसे जगाया। अभी तो भोर भी नहीं हुई है, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा रहे हो? क्या जानवरों की ज्वार बेस में घुस गई है? लिन शेन ने खिंचाव किया और जम्हाई ली। उसे लगा कि उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली है। प्रशिक्षण, वेई वुफू ने रूखेपन से कहा। प्रशिक्षण जरूरी नहीं कि सुबह ही हो। सुबह हवा की गुणवत्ता खराब होती है और रक्त की चिपचिपाहट दिन के उच्चतम स्तर पर होती है, जो प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। लिन शेन बोल रहा था जब उसने फिर से बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। चलो चलते हैं, वेई वुफू ने जोर देकर कहा। लिन शेन को बाहर खींच लिया।
जल्दी मत करो, कम से कम मुझे पहले नहा लेने दो, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। तभी वेई वुफू ने उसे जाने दिया। लिन शेन के फ्रेश होने के बाद वह नाश्ता करना चाहता था, लेकिन वेई वुफू ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। अनिच्छा से लिन शेन को खाली पेट प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ा। ये परिवार के महल में एक बगीचा भी नहीं था, लेकिन इसमें कई इंडोर प्रशिक्षण मैदान थे, जिनमें ये यूजेन के लिए एक निजी छोटा मैदान भी शामिल था। लिन शेन और वेई वुफू ने इस छोटे से प्रशिक्षण मैदान का इस्तेमाल किया। जब वे पहुंचे तो ये यूजेन ने पहले ही अपना अभ्यास शुरू कर दिया था। हाँ, लिन शेन, जो कुछ ही देर पहले सुस्त थी, छोटे से प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करने और ये यूजेन को देखने के बाद तुरंत उत्साहित हो गई। अब लिन शेन को समझ में आ गया कि ये यूजेन को निजी व्यक्तिगत प्रशिक्षण मैदान की क्या ज़रूरत थी। अगर वह सार्वजनिक मैदानों का इस्तेमाल करती तो यह आसानी से आपराधिक गतिविधि की ओर ले जा सकता था। बड़ी बहन, तुम्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहिए, नृत्य नहीं। सफ़ेद लेस का क्या मतलब है? लिन शेन ने मुश्किल से निगलते हुए धार्मिक आक्रोश की मुद्रा में अंदर जाते हुए कहा। आज ये यूजिन ने अपने सामान्य एथलेटिक परिधान नहीं पहने थे। इसके बजाय उसने स्पोर्टी शॉर्ट्स और टैंक टॉप पहना था, जिसके साथ लेस ट्रिम स्टॉकिंग्स की एक जोड़ी थी। लेस ट्रिम ने उसके शॉर्ट्स के हेम और उसके घुटनों के बीच एक नेत्रहीन मनभावन पूर्ण क्षेत्र बनाया। उसके गोल सुडौल पैर एक ऐसा नज़ारा था जिससे कोई नज़र नहीं हटा सकता था। कोई ये तर्क दे सकता है कि उसका पहनावा मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं था, फिर भी यह काफ़ी स्पोर्टी लग रहा था। दूसरी ओर यह मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए थोड़ा अलग भी लग रहा था। मैं वही पहनूंगी जो मैं पहनना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मत देखो। ये यूजेन ने लिन शेन को घूरा और अभ्यास जारी रखा। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, मुझे देखना कैसे पसंद नहीं हो सकता? सभी पुरुषों को देखना पसंद होता है। थोड़ी देर देखने के बाद लिन शेन खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाए और कहा, अभ्यास बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसी शानदार मुक्केबाजी कभी नहीं देखी। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस शैली का नाम क्या है? नायका। विकृत मुट्ठी को मारो, ये यूजेन ने जवाब दिया और लिन शेन की दिशा में एक हुक पंच मारा। लिन शेन ने पीछे हटकर सोचा, वास्तव में इसे ठग उत्तेजना मुट्ठी कहा जाना चाहिए। अभ्यास करो। वेई वुफू ने एक लक्ष्य लाया और लिन शेन को उसके कॉलर से खींच लिया। लिन शेन पूरी तरह से हार मान चुके थे, मन ही मन शिकायत कर रहे थे, जीवन में एक साथी खोजने से ज्यादा क्या मायने रखता है? तुम मेरे वंश को आगे बढ़ाने के अवसरों को बर्बाद कर रहे हो। वेई वुफू ने लिन शेन को लक्ष्य के सामने घसीटा और त्रिशूल उसकी ओर फेंका। लिन शेन ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन फिर त्रिशूल को वेई वुफू की ओर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना खुद का इस्तेमाल करूंगा। बहुत हल्का, बेकार। वेई वुफू कहना चाहता था कि साधारण हथियार बहुत हल्के होते हैं और अभ्यास में उनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता। हल्का नहीं। लिन शेन ने डेथ पाउडर कैप्सूल निकालते हुए और सीधे अपने हाथ में उसे पालतू अवस्था में बदलते हुए कहा। उपयोगी। वेई वुफू ने लिन शेन के हाथ में लटकी रस्सी को देखा, अविश्वास में भौहें सिकोड़ते हुए। ये यूजेन भी लिन शेन के हाथ में डेथ पाउडर को देखकर उत्सुक थी। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन शेन ऐसे पालतू जानवर के साथ क्या कर रहा था, क्योंकि उन्हें छुरा घोंपने की तकनीक का अभ्यास करना था। रस्सी जैसे पालतू जानवर का इस्तेमाल छुरा घोंपने के अभ्यास के लिए कैसे किया जा सकता है? बेशक, यह उपयोगी है। अगर यह उपयोगी नहीं होता तो मैं इसे बाहर क्यों लाता? लिन शेन ने अपनी कलाई को लापरवाही से हिलाया और पहले से ढीला डेथ पाउडर तुरंत सख्त हो गया। लिन शेन ने शुरू में इसे थोड़ा इधर उधर घुमाना चाहा, लेकिन उसने पाया कि डेथ पाउडर पिछले दिन की तुलना में बहुत भारी लग रहा था। जो त्रिशूल से काफी हल्का लग रहा था, अब लगभग उतना ही भारी लग रहा था। वह चीज़ क्या है? यह एक पल पहले इतनी नर्म थी, यह अचानक इतनी सख्त कैसे हो गई? ये यूजेन ने अपने समय में बहुत कुछ देखा था, फिर भी वह ऐसे पालतू जानवर से अपरिचित थी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, यह मेरा गुप्त हथियार है, लिन शेन ने एक राज्य रहस्य की रक्षा करने के गंभीर व्यवहार के साथ कहा। कौन परवाह करता है? ये यूजेन ने खारिज करते हुए कहा, अपनी मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास जारी रखने के लिए दूर मुड़ गई। काफी भारी। वेई वुफू ने फिर पूछा। इसे खुद आजमाओ। लिन शेन ने वेई वुफू को डेथ पाउडर फेंक दिया। वेई वुफू ने इसे पकड़ा और अपने हाथों में तौला। ये काफी भारी लगा, त्रिशूल से ज्यादा हल्का नहीं, और वह काफी संतुष्ट था। उसने डेथ पाउडर को लिन शेन को वापस फेंक दिया। अभ्यास करो। लिन शेन ने डेथ पाउडर पकड़ा और छुरा घोंपने का अभ्यास करना शुरू कर दिया, एक कौशल जो वेई वुफू ने उसे सिखाया था। यह एक सरल छुरा घोंपने की चाल थी, लेकिन ये ठंडे हथियार तकनीकों का सार था। अध्याय 89, स्तरों से परे शक्ति 5 और अध्याय, कृपया सदस्यता लें। कहावत है, हथियार जितना छोटा होगा खतरा उतना ही अधिक होगा, और प्राचीन हत्यारे सबसे अधिक छुरा घोंपने की तकनीक का इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि उन्हें ऐसी चालों के नाम पर भी रखा जाता था।
नज़दीकी लड़ाई में छुरा घोंपने या जोर लगाने का प्रभाव काटने या काटने से कहीं अधिक होता है, जो भयंकर लग सकता है। और वास्तव में जितना लंबा उतना मजबूत। प्राचीन सैन्य इकाइयों में भालाधारी सबसे प्रसिद्ध और व्यवहारिक थे। बस थोड़े से प्रशिक्षण और छुरा घोंपने की तकनीक सीखने के साथ भालाधारी युद्ध में जा सकते थे। अपनी लंबाई और समूह लड़ाई के लाभ का उपयोग करके तलवारों और अन्य हथियारों वाले दुश्मन करीब भी नहीं आ सकते थे, और भालों की अराजक बौछार उन्हें सींग वाले छत्ते में बदल देती थी। इसलिए तीरंदाजों, ढाल तलवार सैनिकों और घुड़सवार सेना जैसे विशेष सैनिकों के अलावा भालाधारी का छुरा ठंडे हथियारों के युद्ध के मैदान में हाथापाई की लड़ाई का मुख्य राग था। आग्नेयास्त्रों के शुरुआती दौर में भी संगीन का इस्तेमाल होता था, एक ऐसा हथियार जिसमें खंजर और बंदूक दोनों के फायदे थे। इसलिए छुरा घोंपने की तकनीक सबसे व्यवहारिक और सबसे क्रूर कौशल है। ये कौशल सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। लिन शेन ने बार बार कोशिश की, लेकिन उनकी सफलता दर अधिक नहीं थी। सौभाग्य से वेई वुफू द्वारा दिए गए लक्ष्यों को डार्टबोर्ड की तरह स्कोरिंग लाइनों के साथ चिन्हित किया गया था, और लिन शेन ने अभ्यास को एक खेल की तरह लिया, कभी भी इसे उबाऊ नहीं पाया। जैसे जैसे वह अभ्यास करता रहा, लिन शेन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पहले जितना अधिक वह अभ्यास करता था उतना ही भारी महसूस होता था, और जल्द ही उसकी बाहें इतनी दर्दनाक हो जाती थीं कि वह उन्हें उठा नहीं पाता था। लेकिन आज अलग था, उसे लगा जैसे अधिक अभ्यास के साथ यह हल्का हो रहा था। पहले भारी डेथ पाउडर अब ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके हाथों में वजन कम हो रहा था, हल्का हो रहा था और उसका प्रशिक्षण आसान हो रहा था। क्या डेथ पाउडर की वजह से ऐसा हो रहा है? पहले तो लिन शेन ने सोचा कि यह डेथ पाउडर से संबंधित समस्या है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि ऐसा नहीं था। लिन शेन को अचानक याद आया कि उसने जो असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था वह डेथ पाउडर के साथ था। जब तक उसके पास डेथ पाउडर था, डेथ पाउडर के वजन बढ़ने के साथ उसकी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। यही कारण है लिन शेन ने महसूस किया कि असीम शक्ति अनुबंध प्रभावी हो रहा था। डेथ पाउडर का वजन बढ़ गया था, इसलिए उसकी अपनी शक्ति में भी सुधार हुआ था। इसलिए डेथ पाउडर उसके हाथों में हल्का महसूस हुआ और यह अजीब तरह से व्यवहार नहीं कर रहा था। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए लिन शेन ने वेई वुफू के त्रिशूल को पकड़ा। त्रिशूल का वजन डेथ पाउडर के समान था, शायद थोड़ा भारी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब त्रिशूल को पकड़े हुए लिन शेन को पहले की तुलना में बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। यह इतना भारी नहीं लगा। उसने डेथ पाउडर के सिरे को पकड़कर एक हाथ से इसे आसानी से उठा लिया। यह असीम शक्ति अनुबंध बहुत बढ़िया है। वास्तव में इसने कितनी शक्ति जोड़ी? निश्चित रूप से 11 अंक से अधिक, है ना? लिन शेन रोमांचित था। अगर डेथ पाउडर का वजन बढ़ता रहता है तो उसकी ताकत भी अनिश्चित काल तक बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि जब तक वह स्टील लेवल पर पहुंचे तब तक उसके पास क्रिस्टल आधारित प्राणी के बराबर ताकत हो। स्टील लेवल पर होने और क्रिस्टल आधारित प्राणियों की खोपड़ी को मुक्का मारकर कुचलने के बारे में सोचना ही लिन शेन को उत्साह से भर देता है। बेशक ये सिर्फ लिन शेन की कल्पना थी और उसे नहीं पता था कि डेथ पाउडर बढ़ता रहेगा और उसका वजन बढ़ता रहेगा। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ लिन शेन को अपनी ट्रेनिंग बहुत आसान लगी। हालांकि उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक तो वह नहीं चाहता था कि दूसरों को उसकी बग जैसी क्षमता के बारे में पता चले और वह दिलचस्पी का विषय बन जाए। दूसरे, उसे डर था कि वेई वुफू उसकी ट्रेनिंग की तीव्रता बढ़ा देगा। उसकी मौजूदा ताकत पहले से ही उसके स्तर से कहीं ज्यादा थी और उसे आगे ताकत को प्रशिक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपनी तकनीक का अभ्यास करना ही काफ़ी था। वेई वुफू को दूसरी तरफ बेस म्यूटेशन का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उसकी ओर न देखते हुए देखकर लिन शेन ने त्रिशूल नीचे रख दिया और डेथ पाउडर से वार करने का अभ्यास जारी रखा। उसने सटीकता को जबरन नियंत्रित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी विशुद्ध रूप से तकनीक का अभ्यास कर रहा था। लक्ष्य के केंद्र पर बार बार निशाना लगाने के लिए विस्फोटक शक्ति और जड़ता का उपयोग कर रहा था। लू परिवार, अंकल ली, मैंने आपसे जो जांच करने को कहा था वह कैसी है? लू किंग कुछ चिंतित था। वह जानना चाहता था कि लिन शेन कहाँ गया है। मुझे पता चल गया है, अंकल ली ने थोड़ा संकोच किया। क्या लिन शेन को कुछ हुआ है? अंकल ली के हाव भाव देखकर लू किंग का पहला विचार ये था कि लिन शेन को कुछ हुआ है और वह असहज महसूस कर रही थी। नहीं, लिन शेन ठीक है, वह यहीं हमारे बेस में है, अंकल ली ने कहा। वह अभी कहाँ रह रहा है? लू किंग ने अधीरता से पूछा। वह वर्तमान में ये परिवार में रह रहा है, ली ने आह भरी। ये परिवार? कौन सा ये परिवार? लू किंग को तुरंत समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कभी यह नहीं आया था कि लिन शेन ये यूजेन के घर पर रहेगा। यह मिस ये का घर है। मिस ये? तुम्हारा मतलब ये यूजेन से है? लू किंग को यकीन करना मुश्किल लगा और वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। हाँ, ये कैसे संभव है? लिन शेन संभवतः ये यूजेन के घर पर कैसे रह सकता है? वह वहाँ क्यों होगा? लू किंग को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा।
ली ने आह भरी, मैंने पहले ही किसी से जांच करवा ली है और यह पुष्टि हो गई है कि लिन शेन वास्तव में ये परिवार के घर पर रह रहा है और यह हाल ही की बात नहीं है। आपके उस ग्रह पर जाने से पहले वह पहले से ही ये परिवार के घर पर रह रहा था। कुछ लोगों ने उसे और मिस ये को काफ़ी करीब आते भी देखा, उनका रिश्ता काफ़ी असामान्य लगता है। लिन शेन, ये यूजेन। लू किंग को केवल यह महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग बिजली की गड़गड़ाहट के साथ फट रहा है, जिससे वह काफ़ी देर तक चकित रह गई। अतीत के दृश्य लू किंग के दिमाग में किसी फिल्म के दृश्यों की तरह घूम गए। लिन शेन में ऐसा क्या अच्छा है? वह 20 साल से ज़्यादा का है और उसने अपना बेस म्यूटेशन भी पूरा नहीं किया है। भविष्य में आपको उसकी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? उसे देखो, वह खाने पीने और मौज मस्ती में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, उचित प्रयासों की उपेक्षा कर रहा है। क्या तुम वाकई अपना जीवन ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बिताना चाहते हो? अगर तुम तैयार भी हो तो क्या तुम्हारा परिवार इसके लिए राजी होगा? जब से तुम वापस आए हो वह तुमसे मिलने नहीं आया है ना? मूर्ख मत बनो। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वह इतने लंबे समय के बाद तुम्हें खोजने कैसे नहीं आता? ये यूजेन द्वारा कही जाने वाली बातों के बारे में सोचते हुए लू किंग को लगा कि उसका खून उसके सिर में दौड़ रहा है, जिससे उसे चक्कर आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत, ये यूजेन, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम इंसान भी हो? लू किंग को लगा कि वह गुस्से से फटने वाली है। वह ये यूजेन के विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इससे भी ज़्यादा ये स्वीकार करने में असमर्थ थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मिस, क्या तुम ठीक हो? ली ने देखा कि लू किंग का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वह कुछ हद तक बेसुध लग रही थी। उसने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल ली, कृपया वापस जाएं। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अपने दांत पीसते हुए लू किंग बाहर निकल गई। उसे ये यूजेन को ढूंढना था और पूछना था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसने कहाँ गलती की थी। छोटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण यार्ड में अपनी मुक्केबाजी की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ये यूजेन पानी पी रही थी और एक तरफ आराम कर रही थी, फिर भी उसकी आंखें बार बार लिन शेन की ओर घूम रही थीं। जब वे दोनों डाकबर्ड बेस गए थे तब वह लिन शेन से उसी समय मिली थी जब लू किंग भी साथ में थे और अब उसके बारे में उसकी धारणा पहले से बहुत अलग थी। उस समय लिन शेन कभी भी किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता था। लू किंग का पीछा करते समय वह उन दोनों को हर तरह के सुखों का आनंद लेने के लिए ले जाता था, लेकिन उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पसंद नहीं था और उसे कभी भी अपनी साधना को इतनी गंभीरता से लेते नहीं देखा गया था। अचानक लिन शेन, जो अपनी भाला तकनीक का अभ्यास कर रहा था, रुक गया और सीधे उसकी ओर चल पड़ा। ये यूजेन का दिल घबराहट में धड़क उठा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटी लड़की किसी निषिद्ध चीज़ को देख रही हो। लिन शेन की आंखों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने अपनी नज़रें एक तरफ कर लीं और पानी पीने का नाटक किया। लेकिन लिन शेन तब तक चलता रहा जब तक कि वह ये यूजेन के ठीक सामने नहीं आ गया, लगभग आमने सामने, और फिर भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। तुम क्या कर रहे हो? ये यूजेन ने लिन शेन की छाती पर हाथ रखकर उसे करीब आने से रोका। उसकी आवाज़ में घबराहट और भ्रम का मिश्रण था। हालांकि लिन शेन ने अपने होंठ उसके कान के पास लाए और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो तुम मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दोगी कि तुम पहले से ही मुझसे इतनी मोहित हो चुकी हो कि तुम खुद को बाहर नहीं निकाल सकती और तुम अपनी आंखों में मेरे अलावा किसी और को नहीं देख सकती। पफट, तुम पर मोहित हो। खुद की चापलूसी मत करो। ये यूजेन, घबराई हुई और परेशान होकर, लिन शेन को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी कमर के चारों ओर कसाव महसूस किया, जैसे मजबूत बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई हों। उसके शरीर को आगे की ओर झुकने के लिए मजबूर किया और उनके शरीर को अंतरंग रूप से करीब लाया। आमने सामने वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। उनकी निगाहें अंतरंग रूप से संवाद कर रही थीं। वातावरण अंतरंगता की एक असामान्य भावना से भर गया था। ये यूजेन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी सांसें तेज और असहज हो गई थीं। धमाका! प्रशिक्षण यार्ड के दरवाजे अचानक जोर से खुले। लू किंग ने उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए, लगभग आग उगलते हुए अंदर प्रवेश किया। अध्याय 90। मेरा तुम्हारा साथ देने में क्या बुराई है? ये यूजेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के इंसान होगे। लू किंग ने अपने दांत पीस लिए। जब उसका और लिन शेन का ब्रेकअप हुआ था तब भी वह इतनी नाराज नहीं हुई थी। लू किंग, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये यूजेन ने लिन शेन को जल्दी से दूर धकेल दिया। वह लू किंग को समझाना चाहती थी। तुम पहले ही इतनी दूर जा चुकी हो, समझाने की क्या ज़रूरत है? मैं शायद अंधा था जो तुम्हें बहन की तरह मानता था। जब मैं लिन शेन के साथ था तो क्या मैंने तुम्हें इतना ईर्ष्यालु बना दिया था? तुमने हमारे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश की। तुमने लिन शेन के बारे में मेरे सामने कितनी बुरी बातें कही, हर समय हमें तोड़ने की योजना बना रही थी, और अब आखिरकार तुमने सीढ़ी चढ़ने की अपनी इच्छा पूरी कर ली है। तुम्हें बधाई हो, लू किंग ने ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द लिन शेन के लिए जितने मायने रखते थे उतने ही ये यूजेन के लिए भी थे।
वह लिन शेन को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि ये यूजेन अच्छा इंसान नहीं है और उनका ब्रेकअप ये यूजेन की वजह से हुआ था। ये यूजेन, जो मूल रूप से समझाने का इरादा कर रही थी, लू किंग की बात सुनकर गुस्सा हो गई। लू किंग, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो चलो अभी बात करते हैं। मैंने लिन शेन के बारे में क्या बुरी बातें कही हैं? मुझे एक एक करके साफ साफ बताओ। ये यूजेन भी भड़क गई। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या बुरी बातें कही हैं? क्या मुझे तुम्हें उन्हें बताना होगा? मुझे सच में नहीं पता, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने कहा था कि लिन शेन सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में लगा रहता था और जिंदगी के बारे में गंभीर नहीं था। तुमने यही कहा था, है ना? मैंने यही कहा था। तुमने कहा था कि वह 20 साल से ज्यादा का है और अभी तक बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरा है। उसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुमने कहा था कि वह एक निम्न पृष्ठभूमि से आया है और मेरा परिवार निश्चित रूप से उसे स्वीकार नहीं करेगा। तुमने ये भी कहा, है ना? हाँ, मैंने ये कहा। अल्पविराम। लिन शेन और वेई वुफू ने दो महिलाओं को एक भयंकर टकराव में उलझा हुआ देखा। तनाव इतना स्पष्ट था कि यह लगभग विस्फोटक था। उन्होंने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, केवल बगल से देखते रहे। महिलाओं के बीच युद्ध पुरुषों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों से भी अधिक भयानक था, यहाँ तक कि वुफू भी असहाय महसूस कर रहा था। लिन शेन, तुमने सब कुछ सुन लिया है। अब तुम उसका असली चेहरा साफ देख रही हो। अब तुम जानती हो कि वह किस तरह की महिला है ना? ये कहने के बाद लू किंग लिन शेन की ओर मुड़ा। लिन शेन निश्चित रूप से जानता था, वास्तव में वह हमेशा से जानता था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वह केवल लिन परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त महिला खोजना चाहता था और ये यूजेन इस समय सबसे उपयुक्त विकल्प था। लिन शेन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ये यूजेन पहले बोल पड़ा। हाँ, मैंने कहा था कि लिन शेन केवल अपने आप को भोगने में रुचि रखता था और अपने मामलों के बारे में गंभीर नहीं था। मैंने कहा कि उसमें महत्वाकांक्षा की कमी थी। मैंने कहा कि उसकी पृष्ठभूमि विनम्र थी और तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से तुम दोनों के साथ रहने के लिए सहमत नहीं होगा। मैंने ये सारी बातें कही, लेकिन मुझे इनके बारे में किसने बताया? मैं लिन शेन से पहले कितनी बार मिल चुकी हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह किस तरह का व्यक्ति है? मुझे ये बातें किसने बताईं? लू किंग, तुम सोचती हो कि तुम नेक हो और तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम खुद ये शब्द नहीं कहना चाहती, इसलिए तुमने मुझे ये शब्द कहने को कहा, मुझे खलनायक बना दिया। अब तुम इसे पलटकर तुम दोनों के बीच ब्रेकअप के लिए मुझे दोषी ठहरा रही हो। ठीक है, मैं बुरी इंसान हूँ, मैं नीच और बेशर्म हूँ, मैं तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं हूँ। अब से तुम अपना धूप वाला रास्ता अपनाओ और मैं अपना लॉ ब्रिज पार करूंगी। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे ही उसने कहा, ये यूजेन दरवाजे पर चली गई, उसे खोला और कहा, चले जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। धिक्कार है। पलटवार। लिन शेन और वेई वुफू दोनों ही दंग रह गए। दोनों महिलाओं के बीच मुकाबला मार्शल आर्टिस्ट के बीच द्वंद्व युद्ध से भी ज्यादा चकाचौंध भरा था। आगे पीछे होना बहुत ही शानदार था। एक पल के लिए लू किंग के पास शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से हार गई है। कृपया, ये यूजेन ने शांत भाव से कहा, लू किंग को जाने का इशारा करते हुए। लिन शेन, क्या तुम मुझ पर या उस पर विश्वास करती हो? लू किंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी और लिन शेन की ओर देखकर पूछा। जो बीत गया सो बीत गया। लू किंग बुरा इंसान नहीं था, लेकिन लिन शेन अपने कदमों को पीछे नहीं खींचता था। जिस क्षण से उनका ब्रेकअप हुआ, उसके लिए लू किंग के साथ फिर से कोई रिश्ता रखना असंभव हो गया। लू किंग का मनोबल गिर गया और बिना कुछ कहे वह अंदर से अवरुद्ध और असहज महसूस करते हुए एक स्तब्धता में प्रशिक्षण मैदान से चला गया। लू किंग के चले जाने के बाद ये यूजेन लिन शेन की ओर मुड़ा। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? ये यूजेन, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। लिन शेन की नज़र ये यूजेन पर टिकी हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। क्या है? बस कह दो, अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा न जा सके। मैं तुम्हें वह सब बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। ये यूजेन ने लापरवाही से काम करना शुरू कर दिया। बाजार में वापस आकर मैं तुम्हारा रहस्य सुन सकता था। तुमने जानबूझकर ऐसा किया, है न? लिन शेन ने पूछा। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैचमेकिंग के बारे में क्या? वह भी मेरी ही व्यवस्था थी। मुझे पता था कि तुम मैचमेकिंग इवेंट में जा रही हो, इसलिए मैं मोटी मालकिन को खोजने गया था। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बस इसी तरह की साजिश कर रहा हूँ। ग्रीन टी वाली कुतिया, क्या अब तुम संतुष्ट हो? तो मैं नहीं समझ पाया। तुम मेरी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हो। बिना किसी वास्तविक काम के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, केवल खाने पीने और मौज मस्ती में रुचि रखता हूँ। दूसरों के लिए मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति माना जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना में मेरी थोड़ी सी संपत्ति वास्तव में बहुत मायने नहीं रखती। तुम्हारे बगल में खड़े होकर मुझे वंचित कहना बहुत ज्यादा नहीं होगा। तुम मेरे जैसे किसी के लिए इतनी दूर क्यों जाओगे?
लिनशेन वास्तव में उत्सुक था कि ये यूजेन क्या सोच रही थी। क्या वह बस अपनी सबसे अच्छी दोस्त के प्रेमी को छीनना चाहती थी? क्या उसे इस तरह का शौक था? ये यूजेन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन हालात को देखते हुए, अपनी भावनाओं को चरम पर देखते हुए, उसने लापरवाही से कहा, तुम गैर जिम्मेदार हो सकते हो और तुम में महत्वाकांक्षा की कमी हो सकती है, और तुम्हारा परिवार औसत हो सकता है, और तुम कभी किसी चीज़ के बारे में गंभीर नहीं होते, लेकिन तो क्या? मैं सिर्फ कंजूस हूँ और मुझे तुम जैसा कोई पसंद है। क्या मेरा तुम्हें पाना गलत है? ये मुद्दे दूसरों के लिए समस्याएं हो सकते हैं, लेकिन वे मेरे लिए समस्याएं नहीं हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें खेलना पसंद है तो खेलो, जो तुम्हें पसंद है वो करो। मैं एक अमीर परिवार से हूँ, मुझे तुम्हारा समर्थन करने में क्या बुराई है? लिनशेन ने ये यूजेन को घूरा, कुछ पलों के लिए शब्दों के अभाव में केवल ये सोच पा रही थी कि यह महिला अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तुम लू किंग के साथ थी, मैंने कभी भी उसे धोखा देने जैसा कुछ नहीं किया। अगर वह तुम्हें नहीं चाहती और मैं चाहता हूं तो क्या यह मेरी गलती है? अब जब तुम बेहतर महसूस कर रही हो, तुम वापस जाना चाहती हो, तो मैं उसे क्यों छोड़ दूं? ये यूजेन आज पूरी तरह से सावधानी बरत रही थी। ये यूजेन के बोलने से पहले वह अचानक लिनशेन की मजबूत बाहों में लिपट गई। लिनशेन के होठों ने ये यूजेन के माथे को चूमा। उसे लगा कि यह महिला वैसी नहीं है जैसा उसने पहले सोचा था, और वह वास्तव में उसे थोड़ा पसंद करने लगा। क्या ये हो सकता है कि मैं भी बदमाश हूँ, या फिर मुझे एक षड्यंत्रकारी महिला कुछ हद तक प्यारी क्यों लगेगी? अभद्र, अनदेखा करो। वेई वुफू ने चुपचाप अपना सिर घुमा लिया। ये यूजेन का पूरा शरीर कांप उठा, उसके गाल लाल हो गए, उसका दिमाग खाली हो गया, और उसे लिनशेन को दूर धकेलने के लिए पर्याप्त होश में आने में बहुत समय लगा। क्या तुम्हें वाकई कोई आपत्ति नहीं है? ये यूजेन ने लिनशेन की ओर देखा, उसकी आंखें और भौहें वसंत की हवा की तरह नर्म हो गईं। क्या आपत्ति है? लिनशेन ने जानबूझकर पूछा। मेरा वास्तव में तुम्हें नीचा दिखाने का इरादा नहीं था, इनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए दोष नहीं है। मेरा तुम्हारा अपमान करने का भी इरादा नहीं था। पहले मुझे लगा कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा की कमी कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हारा समर्थन कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, 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 ऐसा मत सोचो, मेरा पेट संवेदनशील है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत कठोर खाना नहीं खा सकता, मुझे कुछ नरम खाना होगा। लिनशेन ने जल्दी से ये यूजेन को बीच में टोका, गलत समझे जाने के डर से।